गुड इवनिंग गाइस। जो आए हैं अच्छी बात है, जो नहीं आए हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। और क्योंकि ये वीडियो जाएगा अपने यूट्यूब में भी। तो आज हमारा डे 19 है। वैसे हमने एक दिन छोड़ा हुआ था स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो आज हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हमने बात की थी वैसे एक बार शॉर्ट में, बट एक बार और बात करेंगे जिसमें हम लोग कई सारे शेयर डिस्कस करेंगे जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग में दिए थे। तो उसमें देखेंगे क्या लेवल था जहाँ पे हमने शेयर दिया था, और कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने के कारण क्या थे वो शेयर वहाँ पर लेवल देने के जहाँ पे मैंने दिए थे। मैं स्क्रीनशॉट को शेयर करूँगा जो लेवल थे मेरे देने के, जो हम ग्रुप में देते हैं वो। तो तब तक व्हाट्सएप ओपन हो जाए। तो पहले हम लोग बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में। वैसे बताया था, फिर से बताता हूँ एक बार, शॉर्ट में रिवाइज करते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। उम्मीद है जो हम लोगों ने पढ़ा था 18 दिन वो सब आप लोग भूल चुके होंगे। क्योंकि रिवीजन तो कोई करेगा नहीं, तो यही उम्मीद है कि भूल चुके होंगे। तो बढ़िया है, जो रिवीजन किया होगा प्रैक्टिस किया होगा उसको याद होगा। तो आज हमारा है डे 19, टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग। अच्छा बताइए स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। तो हमने बात की थी ट्रेडिंग दो तरह की होती है, एक होती है इंट्राडे, तीन तरह की होती है। एक होती है इंट्राडे और दूसरी होती है पोजिशनल, जिसे हम स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं। और तीसरी होती है अपना लॉन्ग टर्म या फिर इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं, लॉन्ग टर्म या फिर डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग बोलते हैं इसे, या फिर इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इसे कहा जाता है। तो इंट्राडे हम जानते हैं क्या होती है, जिसमें हमको पोजीशन को बाय करना होता है सेम डे, एंड सेम डे ही उसको सेल करना होता है, उसे हम बोलते हैं इंट्राडे। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, सबको हम लोग यही करते हैं। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, इसके बारे में डिटेल में बात करनी ही है। थर्ड होता है हमारा लॉन्ग टर्म या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, इसे ही बोलते हैं क्या, हमने आज बाय किया सेल, आज हमने बाय किया सेल शेयर, और इसको हम सेल करते हैं कम से कम 1 ईयर होल्ड करके। हमारा जो इंटेंशन होता है वो होता है 1 ईयर होल्ड करने का, है ना। हम लोग ये चीज़ कब देखते हैं, ये कि इंट्राडे है या फिर अगर मैं किसी कंपनी का मान लो अकाउंटेंट हुआ, मैं मुझसे कोई पूछे कि मैं कब ये चेक करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, 31 मार्च को मैं चेक करता हूँ जब मेरी बैलेंस शीट बननी होती है, कि भाई उस दिन मेरा क्या इंटेंशन है। अगर जो मेरे पास शेयर पड़े हुए हैं वो इंट्राडे के लिए हैं या फिर पोजीशन के लिए है, पोजिशनल के लिए हैं, या फिर लॉन्ग टर्म डिलीवरी के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे अलग अलग हेड में इसको बाइफरकेट करना पड़ता है कि बैलेंस शीट में कोई शॉर्ट टर्म में जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे ये वाले, ये कहलाएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, है ना। ये तो हमारे इंट्राडे वाले हो जाएंगे। तो ये जो हमारा शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म, एक ही बेसिस पे वो होगा, वेरीफाई होगा कि हमारा इंटेंशन क्या है उसको होल्ड करने का बैलेंस शीट डेट पर। बैलेंस शीट डेट कौन सी होती है अपनी, 31 मार्च। अच्छा सबको आवाज़ तो आ रही है ना, ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ तो आ रही है सबको ना, क्लियर। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। तो आवाज़ आ रही है सबको। तो ये हमारा क्या होगा, इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भी शेयर आज खरीदते हैं, आज मतलब टुडे आपने आज बाय किया है, और आपका बाय करते टाइम में इंटेंशन क्या था, कि आपका देखिए मेन जो होती है वो क्या होता है, खेल सब कुछ इंटेंशन का है ना। हम उसको होल्ड करेंगे कि नहीं करेंगे वो बात का मैटर है। हो सकता है मैंने सोचा था कि यार मुझे 1 साल से करीब करीब मान लीजिए 3 से 6 महीना होल्ड करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा था शेयर को। जब मैं खरीदने गया था, बाय कर रहा था, तब मुझे लग रहा था कि मुझे 3 से 6 महीने तक होल्ड करना पड़ेगा। बट हुआ क्या, मुझे 15 दिन के अंदर में ही 30% से 40% रिटर्न मिल गया। तो मुझे लगा यार इतना लंबा टाइम होल्ड करूंगा, हो सकता है वापस एक बार रिटेस्ट करने के लिए आया, तब मुझे वापस से मौका मिल जाए बाय करने का, तो मैं वापस खरीद लूंगा। हो सकता है मैंने 30-40% में बुक कर लिया हो 15 दिन के अंदर ही। पर मेरा इंटेंशन क्या था, 3 से 6 महीने का था, या फिर 8 महीने का था, या फिर 10 महीने का था, या 12 महीने का था।
तो अगर 1 साल से कम का इंटेंशन है वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म या फिर स्विंग ट्रेडिंग। देखिए स्विंग ट्रेडिंग जनरली लोग क्या बोलते हैं, अलग-अलग डेफिनेशन देते हैं लोग कि भाई स्विंग ट्रेडिंग जो होती है ना मेन होती है ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर, मतलब आप कितने टाइम के लिए शेयर होल्ड करते हैं उसके बेसिस पे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग को। तो हो सकता है कुछ लोग जनरली कहते हैं अगर आप 1 हफ्ते से 1 वीक से 1 मंथ या 2 मंथ के लिए होल्ड करते हो शेयर तो हम उसे स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। बट मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग जिसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, अगर हम इसको 12 मंथ के अंदर सेल करने का हमारा इंटेंशन है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं जो बताया मैंने यहाँ पे कि 1 वीक से 2 मंथ 3 मंथ तक का टाइम होता है उसे हम स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हैं। बट मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ना वो स्विंग ट्रेडिंग होता है, मतलब आज बाय करके आप अगर 1 साल के अंदर कभी भी बेचते हो अगर ना, कब से, आज बाय करके 1 साल के अंदर कभी भी इस पीरियड के बीच में कभी भी बेचेंगे अगर शेयर को आप, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि हमने स्विंग ट्रेडिंग करी है। बट ये टाइम क्या होता है, काफी लंबा टाइम हो जाता है, इसलिए 2 से 3 महीना मैक्सिमम अपन कंसीडर करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, समझ में आ गया कि आज बाय करके 2 से 3 महीने में 4 महीने में सेल करना उस शेयर को, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसमें शेयर सेल करना, उसे हम क्या बोलते हैं कि हमने स्विंग ट्रेडिंग करी है या पोजिशनल ट्रेडिंग करी है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग तो ये हो गया। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग शेयर कैसे चूज करेंगे वो बात है। तो चूज करने के लिए देखिए हमारे पास कई सारे बेसिस होते हैं। पहला बेसिस होता है हमारा कैंडल बेस्ड ट्रेड करना, जो हम लोग कैंडल बेस्ड ट्रेड देखते हैं, कई सारी कैंडल्स होती हैं उनके बेस पे ट्रेड लेते हैं। जनरली जो हम लोग ट्रेड लेते हैं शेयर्स पे वो ज़्यादातर होती है, एक तो हैमर हो गया, ठीक है। हम लोग देखिए शेयर में अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अप साइड के लिए पोटेंशियल ढूंढ रहे होते हैं शेयर में कि भाई कोई शेयर अगर यहाँ से अप साइड पर जाने वाला हो तो मैं उसमें बाय करूँगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम कोई निगेटिव कैंडल ढूंढना नहीं है हमको, क्योंकि हमको चाहिए कि शेयर ऊपर जाए, वहाँ जिस पॉइंट से हम खरीद रहे हैं वहाँ से शेयर ऊपर जाए, तो हमको सिर्फ पॉजिटिव कैंडल ढूंढनी होगी वहाँ पे। तो एक तो हो गया हमारा हैमर, दूसरा हो गया डोजी या फिर लॉन्ग लेग डोजी या फिर कोई भी ड्रैगन फ्लाई डोजी, पॉजिटिव वाली कैंडल हो गई, या फिर इन्वर्टेड हैमर हो गया हमारा। ठीक है, मतलब जो भी हमने कैंडल पढ़ी है पॉजिटिव वाली अपसाइड जाने के लिए, तो वो सब कैंडल में जो भी आपका बन जाए, है ना, पैटर्न बन जाए, वो सब कैंडल होगी, तो वहाँ पे हम लोग शेयर में ट्रेड ले सकते हैं। अभी लोग देखेंगे एक बार कौन कौन सी कैंडल बनी है हमारे शेयर, जो मैं दिखाऊंगा आपको भी। तो जहाँ पे कैंडल बनी हो कैंडल दिखाऊंगा, जहाँ पे कैंडल नहीं बनी होगी। और दूसरा बेसिस क्या होता है, जो दूसरा बेसिस होता है, एक तो हो गया कैंडल हमारा कि कैंडल देखना है, पैटर्न देखना है, चार्ट देखना है। और दूसरा हमारा होता है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। आप देखिए ये ब्रेकआउट हमको किस किस डेज, देखिए टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग का बेसिस क्या होता है, मतलब हमको क्या टाइम फ्रेम देखना होता है, तो इसके बारे में बात लिख लीजिएगा एक बार। टाइम फ्रेम जो होता है ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए खासकर, वो होता है, एक होता है 1 डे टाइम फ्रेम आपको देखना पड़ेगा, और दूसरा देखना पड़ेगा कम से कम 1 वीक का टाइम फ्रेम। मतलब जो हम लोग इंट्राडे में करते हैं तो 5 मिनट या 15 मिनट देखते हैं ना, वो आपको यहाँ पे 1 डे या फिर 1 वीक का सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फिर 1 मंथ या फिर 3 मंथ का देख के आप चार्ट देख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेनली इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको फंडामेंटल कंपनी देखना होता है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर जो ऑर्डर मिलने वाले हैं वो सब क्या है, वो सब देखना होता है मेनली जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट हम लोग को स्विंग ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कंपनी इतनी अच्छी हो कि अचानक से गिर ना जाए एकदम से, बट हाँ बहुत ज़्यादा फंडामेंटल की नीड नहीं होती है स्विंग ट्रेडिंग में। चार्ट काफ़ी होता है, तो 1 डे और 1 वीक का जो टाइम फ्रेम होता है वो हमारे लिए क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट होता है। तो जो भी मैं चार्ट देखता हूँ ना, मैं 1 डे टाइम फ्रेम में या फिर 1 वीक टाइम फ्रेम में देखता हूँ। जो भी शेयर मैं आपको लोगों को दिया हूँ, जो लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में ग्रुप में मेरे रहे ही होंगे, शायद स्विंग ट्रेडिंग वाले अभी इसमें कोई है नहीं, आ लग रहा है। तो जो स्विंग ट्रेडिंग वाले रहते हैं ना, हाँ रविंदर सर स्विंग ट्रेडिंग में हैं। और जो लोग भी हैं, और जो लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट कमाया वो तो स्विंग ट्रेडिंग वाले अभी आज आए ही नहीं है। विवेक सर और मिथिलेश हैं, एक दो क्लाइंट हैं जो स्विंग ट्रेडिंग में कम से कम 1 लाख से प्लस का प्रॉफिट कमाए हुए। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा उनका, या फिर मिल जाएगा तो भी दिखा दूंगा। तो टाइम फ्रेम करना हमको 1 डे का या फिर 1 वीक का चूज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और उनमें ही हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये कैंडल जो हमारी पॉजिटिव वाली कैंडल होती है, जितनी भी हमने पढ़ी है पॉजिटिव वाली, वो सब कैंडल फाइंड आउट करनी है। मेनली जो सबसे पावरफुल जो होती है वो हमारी हैमर होती है और डोजी होती है। ये सिर्फ इंटर टाइम फ्रेम में नहीं, इसमें भी बहुत पावरफुल होती हैं। और बहुत सारी होती है, जैसे मॉर्निंग स्टार हो गया, मॉर्निंग स्टार हमारी होती है कैंडल, वो वाली अच्छी कैंडल बनती है हमारी, है ना। और इसके अलावा और पॉजिटिव कैंडल कई सारी रहती हैं, जिसमें एक मेन पैटर्न में बात करूँ मैं तो अपना क्या बोलते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब इसमें मिलता है शेयर में।
तो एंट्री मिलती है अच्छी। तो कोई भी पैटर्न हो गया, वो सब हो गए। और मेरे व्हाट्सएप खुल गया ना। ओके। एक मिनट ना। ओके, तो मेरा दूसरा व्हाट्सएप खुला हुआ था, तो जिसमें मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं वो दूसरे वाले मुझे। ओके। तो मैंने किसको भेजा हुआ स्क्रीनशॉट इनको। देखिए ये कई सारे मेरे, मैं आपको पहले एक्सेल शीट दिखाता हूँ जिसमें जो मैंने शेयर दिए हुए हैं ना। हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? ओके। आवाज़ रिपीट तो नहीं हो रही ना? ओके। तो हम्म, तो मैं आपको वो दिखा रहा था कि जितने शेयर मैंने दिए हैं, और ये टाइम जो है अच्छा ये शेयर नहीं हो रहा है, एक मिनट। मैं आपको पूरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। इंटायर स्क्रीन। तो यहाँ पे ये जो मैं एक्सेल सीट दिखा रहा हूँ आपको, ये वो सीट है जो मैंने शेयर दिए हुए हैं। मैं कुछ तो नोट कर पाया, पर बाकी बहुत सारे मैं नोट किए नहीं। मैंने 50 शेयर नोट किए थे, उसके बाद फिर टाइम भी नहीं मिलता रहा। और ठीक है, बट कई सारे लोग जो मैं स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में हैं, मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको। फिलहाल मैं जो कुछ शेयर लेता हूँ जो मुझे लगता है जिनमें अच्छा मूवमेंट मिला है, मैं वो सब शेयर को चूज करता हूँ। वैसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं प्रॉपर कि मैंने कब कब शेयर दिए है। कुछ तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, और आप जाके ये डेट वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें अच्छा मूव मिला था, मुझे याद है। और उसके बाद एंजल वन में काफ़ी अच्छा मूव मिला था। तो मैं इसको सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, ताकि हम लोग इसको पहले देखें। बाकी तो ऐसे सब में अच्छा मूव था, बट फिर भी जो सबसे अच्छे मूव थे मैं उनको दिखा रहा हूँ। बीएससी में अच्छा मूव था। तो हम लोग चार्ट में देखेंगे कारण क्या था इसका। कुछ तो फंडामेंटल कारण थे, कुछ तो टेक्निकल कारण था। सच कहूँ तो मुझे भी याद नहीं है, चार्ट में देखेंगे तो इसे पता चलेगा अपने को। बीएससी वापस से मैंने दिया था, एंजल वन भी वापस से दिया था। कोल पाल, सी डी एस एल,
KEI इनका भी एक बार देखेंगे। MCX, टाइटन, IREDA, हुडको, LNT, IRFC, कमिंस इंडिया। ये सारे शेयर जो मैंने टिक कर रहा हूँ इनमें मेरे को मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मूव मिला था, इसलिए मैं इसमें टिक कर रहा हूँ। बाकी तो मूव तो वैसे भी बहुत, सब शेयर में ही अच्छे मूव मिले थे हम लोगों को, 20-30%, 30-30% का मूव मिला है हम लोगों को। इंजीनियरिंग, ठीक है। ये देखिए ये शेयर वो हैं जो मैंने इस एक्सेल शीट पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा और भी शेयर हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। मान जो व्हाट्सएप है, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए अगस्त 23 डेट क्या है, 23 अगस्त 2023। और शेयर का नाम क्या है, BSE शेयर बाय अबव 925। होल्ड करने का कब तक हम लोग को, 1 से 2 वीक फॉर एवरीवन, है ना। 2 वीक कम से कम होल्ड करना पड़ेगा। टारगेट क्या था हमारा, बाय प्राइस था 925, टारगेट था 950। ये वो टाइम था जब मैंने शेयर देना चालू किया था, तो मैंने छोटे छोटे टारगेट दिए थे, 925 दिया था, 950 दिया था, 980 और 1020, मतलब लगभग लगभग 100 पॉइंट तक के टारगेट थे इसमें। ठीक है। उसके बाद स्पॉट एक शेयर दिया था जिसमें 2900 टारगेट थे, बाय प्राइस था, और टारगेट थे 3100 तक के। आप देखिए ये डेट क्या है, एक बार देखिए 23 अगस्त, है ना। अब एक बार लोग चार्ट खोलते हैं इसका, और एक बार कोशिश करते हैं चार्ट में देखने की क्या इसमें क्या पैटर्न बना है, क्या क्या चीजें हैं। BSE इसका शेयर है अपना पहला। चलिए इसको टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम में लेके आते हैं इसको। हम्म, अब आइए देखिए ये शेयर जो है ना, पहले मैंने बाय किया था इसको, और मैंने बाय किया था लगभग लगभग इसको 520 रुपये के आसपास मैंने बाय किया था। 520 रुपये के आसपास मैंने फर्स्ट टाइम बाय किया था। वो लेवल था कुछ यहाँ कहीं पे, 500, 520 नहीं, 560-80 के आसपास यहाँ कहीं पे बाय किया था इसके ब्रेकआउट पे। देखिए आपको पता था या मुझे पता था क्या ये था इतना शेयर इतना भागने वाला था, ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था। बट आप देख सकते हैं इसमें एक वी पैटर्न बन रहा है। पहली बात तो ये, कई सारे रीजन दिखाऊंगा आपको मैं। पहला तो वी पैटर्न जो हमारा है उसका लगभग लगभग ब्रेकआउट हमको यहाँ कहीं पे मिल रहा था 600 के आसपास, है ना। मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री की थी, कारण था पहली बात तो कि जो ये मूव था, कौन सा मूव, ये वाला मूव था जो हमारा शेयर यहाँ से ब्रेकआउट लेके गया था और वापस यहाँ कंसोलिडेट किया, कम से कम 5 से 10 दिन 15 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने लगाया था लेवल यहाँ का कि भाई अगर ये लेवल निकलता है तो मैं यहाँ से इस वाले शेयर में यहाँ का ऐसा लगाते, कहाँ का, ये हमारा देखिए ये एक रेंज बन गया है। और देखिए जब भी कोई भी शेयर हो या फिर ऑप्शन हो कुछ भी हो, है ना, अगर उसने अपने जो रेंज बनाया है, जिस रेंज में काफी दिन तक वो ट्रेड किया है, अगर उस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो फिर उस रेंज के बराबर कम से कम हमको मूवमेंट मिलती ही मिलती है, उस रेंज के बराबर। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ का ये रेंज का हाई था ये पॉइंट, और जो रेंज का लो था वो था ये पॉइंट, ठीक है। तो लगभग लगभग 50, 550 और 550 लगभग कितने पॉइंट हो गए, लगभग लगभग 35 पॉइंट हो गए। तो मेरा टारगेट क्या था पहला कि भाई मुझे 35 पॉइंट ही लेने हैं। बट उस टाइम में एक न्यूज आने वाली थी, वो न्यूज ये थी, जब ये शेयर भाग रहा था उस टाइम में न्यूज ये आई थी कि BSE में भी अब एफ ट्रेडिंग चालू होने वाली है। एफ ट्रेडिंग मतलब कि जैसे हमारा सेंसेक्स है और ये जो बैंकेक्स है, ये दोनों किसके हैं, सेंसेक्स उसके हैं, BSE के हैं, है ना। देखिए हमारे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज जिसमें ट्रेडिंग होती है, एक NSE दूसरा BSE, है ना। तो NSE जो होता है इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब किसके हैं, NSE के हैं। और सेंसेक्स और हमारा ये जो अपना बैंकेक्स हो गया ये किसके हैं, ये BSE के हैं।
तो हमारा जो शेयर है ना, ये बीएससी का शेयर है, एनएससी का भी शेयर नहीं लॉन्च हुआ है, होगा जल्दी लॉन्च होगा, पर फिलहाल अभी नहीं है। तो ये हमारा बीएससी का शेयर है। तो बीएससी के शेयर में न्यूज क्या आई थी कि इसमें भी जल्दी अप एंड ट्रेडिंग चालू होने वाली। जब ये न्यूज आई थी, उस न्यूज के कारण क्या माहौल बना था कि ऑब्वियसली देखिए लॉजिकल बात ये थी कि बीएससी में न्यूज आई कि इसमें अप एंड ट्रेडिंग चालू होने वाली है, उसके कारण क्या होगा, इसमें टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो इनका जो टैक्स मिलता है इनको वो बढ़ेगा, और उसके बढ़ने के कारण क्या होगा, इनका रिवेन्यू जनरेट होगा, और रिवेन्यू जनरेट होने के कारण क्या होगा, इनका हर साल प्रॉफिट और बढ़ता जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि इनका सेल्स बढ़ने वाली है, सीधी सी बात है, और सेल्स बढ़ने के कारण क्या होगा, इसमें बड़ा मूव मिलने वाला, प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। उस कारण से क्या हुआ, यहाँ पे मूवमेंट चालू था। मैंने सोचा था कि 50 पॉइंट लूंगा, बट जब ये न्यूज आ गई तो मैंने भी इसको होल्ड कर लिया था, और लगभग लगभग यहाँ तक का लगभग लगभग 750 तक का मैंने एक बार इसको होल्ड किया था, 520 वगैरह से, 580 से, और 750 का मूव गया था, फिर वापस काफी प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी यहाँ पे, लगभग लगभग 50-60 पॉइंट गिर गया एकदम से, तो मैंने फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, कहाँ पे, इस रेंज के आसपास में। जब ये एक दिन की बड़ी कैंडल बनी तब हमने यहाँ कहीं बुक किया, उसके वापस हमने वेट किया, और उसको जब दोबारा मैंने दिया, वो लेवल था 920 का लेवल। अब देखिए मैंने क्या बोला, जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पर रिस्की लग रहा था क्योंकि काफी मैं यहाँ से यहाँ तक मूव ले चुका था, तो मुझे यहाँ पे वापस एंट्री करना रिस्की लग रहा था, तो मैंने क्या किया, वेट कर लिया, ब्रेकआउट दिया, मुझे लगा शायद वापस हो सकता है रिटेस्ट करने आया, बट वो नहीं आया और ये सीधा निकल गया। बट वापस क्या हुआ, ये जाके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है, कहाँ से, 785 से मूव जब निकला तो कहाँ तक वन वे मूव गया, 925 के आसपास था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये यहाँ तक गया वापस से प्रॉफिट बुकिंग और ये वापस मार्केट कहाँ तक आ गया, ये लगभग लगभग 920 से 836 830, तो लगभग लगभग 70 से 80 पॉइंट, 90 पॉइंट ये करेक्ट हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई, करेक्शन हुआ। उसके बाद ये रेंज बनाया, फिर 10-15 दिन ट्रेडिंग इसके अंदर हुई, है ना। उसके बाद हमने क्या वेट किया कि भाई इसको ये ब्रेकआउट देगा, जब इस रेंज को ना, जो ये वन वे मूव मिला, देखिए शेयर जो पूरा पूरा अप ट्रेंड में था, कारण एक ही था कि इसमें ट्रेडिंग बढ़ने वाली थी और उसका टर्नओवर बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगी, उस कारण से क्या पता था भाई अभी शेयर रुकने वाला तो है ही नहीं। तो हमने क्या किया था, 920 से यहाँ पे जो लेवल हमारा ये वाला है, तो ये लेवल हमने यहाँ कहीं पे लिया था, ठीक है। मैंने सेम यही एंट्री यहाँ पे ली थी, ये वाले, इस वाले मूव पे, चलिए मूव कंटिन्यू गया, वापस प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ा टाइम बिताया, फिर जब रेंज ब्रेकआउट दिया तो मैंने यहाँ पे एंट्री की शेयर में, मूव काफी अच्छा मिला। उसके बाद वापस से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक ये शेयर गया है, और यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग गई, और करीब 10 से 15 दिन यहाँ पे टाइम पास हुआ। फिर जब इस रेंज को ब्रेकआउट दिया तो हमने 920 पे ट्रेड लिया था, ये जो मेरी कॉल थी यहाँ पे थी 925 पे, सॉरी, तो 925 पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, बाय अबव 925, टारगेट क्या था 950, 800, 980 और 1020, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था, ये मैंने सबको ऑलरेडी एक बार मैं प्रॉफिट बुक कर चुका था उसमें, तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर था कहीं वापस नीचे न आए ये, इसलिए मैंने सिर्फ 100 पॉइंट तक का टारगेट दिया था इसमें। बट रीजन तो क्लियर था भाई कि अच्छा मूव मिल सकता है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम किया, कहाँ गया, तो 925 पर जब ये मूव निकला है ना, तो उसके बाद क्या हुआ, कंटिन्यू आप देखिए सीधा सीधा ये कहाँ तक गया है, देखिए एक दिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी आई थी, उसके बाद सीधा सीधा कंटिन्यू गया है 1400 रुपये तक, ठीक है। देखिए हमने, हमारा टारगेट क्या था, टारगेट हमारा था सिर्फ 1025 के आसपास तक का, 1020 तक का, ठीक है। बट ये मूव मिला कहाँ तक, सीधा सीधा मूव मिला है, पहला मूव तो 3 दिन के अंदर, 1 2 3 4, 4 दिन के अंदर ये 1200 पहुंच गया। मतलब ऐसा नहीं कि आपको रुकना पड़ा हो कि भाई बहुत दिन टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, सीधा वन वे मूव मिला यहाँ पे, है ना। तो ये वन वे मूव मिला और ये 1200 तक का लेवल गया। उसके बाद थोड़ा सा एक दिन टाइम पास हुआ, फिर वापस से मूव निकला और कहाँ तक गया, 1450 लगभग लगभग, फिर वापस से सेम चीज वही हुआ, देखिए फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर इन 10-15 दिन टाइम पास किया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया 1435 रुपए का, और उसके बाद वापस से फिर वो मुड़ के देखा ही नहीं शेयर वापस से। फिर देखिए ये चलता रहा, चलता गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग बीच में आई, फिर वही सब हुआ। अब देखिए मैंने एक बार दिया कहाँ पर, 925 से, अब एक बार एक्सेल सीट देखते हैं, यहाँ की मैंने 2 बार बीएससी का शेयर दिया हुआ है। तो एक बार दिया था बीएससी का शेयर, अच्छा इसमें लेवल लिखा हुआ नहीं है, ये बीएससी फर्स्ट टाइम तो ये वाला दिया था मैंने। तो इसका रीजन मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि रेंज ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है, प्रॉफिट वापस जब ब्रेकआउट मिला है तो हमने ट्रेड किया है, ये 825 नहीं 925 है एक्चुअल, 925 है, 925 अब बाय करने के लिए दिया, यही वाला जो लेवल अभी दिखाया मैंने, 950, 980 और 1020 टारगेट था हमारा, और बहुत जल्दी हमको टारगेट आसानी से मिल गया, पहली बात तो ये, ठीक है, 2-3 दिन के अंदर ही मिल गया टारगेट हमारे यहाँ पे। और उसके बाद मैंने वापस से बीएससी दिया था, इसमें लेवल लिखा नहीं है, जबकि लेवल यहाँ बताऊँ क्या था, हमने लेवल जो लिया था वो था
1400 के आसपास, यही वाला जो लेवल ये ब्रेकआउट था, इस वाले ब्रेकआउट पे हमने फिर से एंट्री कर थी। कहाँ से? 1450। हमने प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे की थी? हमने प्रॉफिट बुकिंग फर्स्ट टाइम यहाँ पे की 920 से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की। और सबने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करवाया, सबको मैंने क्या किया था, मैं जनरली 10 से 20 शेयर बाय करवाता हूँ, जिसमें करीब 10,000 से 20,000 तक का इन्वेस्टमेंट लगेगा, है ना। उसके बाद क्या किया मैंने, 10 से, अगर जिनके पास 20 शेयर थे, 10 शेयर प्रॉफिट बुक करवाया था, बाकी होल्ड करवाया था। तो एक क्लाइंट है, मिथिलेश नाम है उनका, वो 920 रुपए से बाय की थी, 925 रुपए से, और वो सेल की थी, पता कहाँ पर आपको? उसने उन्होंने सेल किया था 1918-1900 रुपए के आसपास, यहाँ कहीं पे सेल किया था। तो उन्होंने 900 रुपए से 1900 रुपए तक का मूव, मतलब है 1000 पॉइंट का मूव हमको बीएससी मिला था। कारण ये था कि उन्होंने 10 शेयर यहाँ पे फिर बुकिंग कर ली जब मैंने यहाँ पे बुक करवाया था, प्लस जब री एंट्री करवाई तो उनके पास ऑलरेडी 10 शेयर थे ही पहले से, प्लस उन्होंने 10 शेयर और वापस से ले लिए थे यहीं कहीं से 1450 के आसपास से। तो इस वाले शेयर को मैंने 2 बार दिया है, तो हो सकता है मुझे आपका स्क्रीनशॉट यहाँ मिल जाए वापस से दोबारा देने वाला। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। 920 से अच्छा, ये देखिए, ये तो हमको वही मूव था जो काफ़ी जल्दी मिला था, 920 से 1420 ऑलरेडी जा चुका है। होल्ड फॉर 2000 प्लस इन 6 मंथ, नेक्स्ट 1 ईयर में शेयर आपको 2500 से 3000 में दिखेगा। मैंने देखिए साफ साफ कब लिखा है, 7 अक्टूबर 2023। हाँ, यही लेवल था जब मैंने बोला था कि अपन को वापस से बाय करना है, क्योंकि ये देखिए 926 से 1400 का मूव जो मिला था हम लोगों को ना, वो वन वे मूव है। तो देखा है आपने चार्ट में, 4 दिन के अंदर में कहाँ तक पहुंच गया था, 4 से 5 दिन में 900 रुपए से यहाँ तक सीधा पहुंचा, और उससे वापस से 2 दिन के अंदर में 1450 पहुंच गया था। तो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा था 7 अक्टूबर को कि 926 से 1400 जा चुका है ऑलरेडी, और होल्ड फॉर 2000 इन 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर 2000 का वेट टारगेट रहेगा इसमें, प्लस अगर 1 ईयर वेट करते हैं तो 2500 से 3000 आराम से दिखेगा इसमें, है ना। और टारगेट में कितना हो गया, 2500 3000 तक का। अब देखिए आज ये डेट क्या थी, 7 अक्टूबर 2023, और आज की डेट क्या है, आज की डेट है 21 अप्रैल, मतलब लगभग 6 महीने हुए, है ना। और आप बीएससी के शेयर का आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा, मैं दिखा देता हूँ आपको। बीएससी के शेयर का हाई क्या बन चुका है, 6 महीने नहीं हुए अभी भी, है ना। अब अक्टूबर से लगभग 6 महीने वाले जो हो गए, बट 3000 टारगेट हमारा था 1 साल का, बट इसका हाई कितना गया है देखिए आप, 2949 रुपए। और ये मैंने कब बोला था, जब ये 1400 रुपए चल रहा था तब की बात कर रहा था मैं, 6 महीना पहले बताया था कि 1400 से ये कहाँ तक जाएगा, लगभग 2500 से 3000 टारगेट हमारा रहेगा इसमें। और इवन मैंने जब क्लास हम लोग कर रहे थे, याद होगा आप लोगों को, जो क्लास में रहे होंगे, मैं एग्जाम्पल लिया था बीएससी का एक बार, तो उसमें मैंने बताया था जब ये 2500 का लेवल ब्रेक करेगा, और मैंने दिया भी है ग्रुप में स्विंग वाले शेयर में, जब 2500 2600 लेवल ब्रेक हुआ है, मैंने वापस से एंट्री कराई है अभी। आप लोग जो हैं जानते होंगे, 2600 मैंने यहाँ पे जब ये रेंज ब्रेकआउट किया था, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक बार ये मूवमेंट यहाँ से कंटिन्यू हुआ और कहाँ तक गया, 2500 तक लगभग गया, 2600 तक गया, फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ तक शेयर आया, और देखिए यहाँ पे क्या करने बनी, हैमर बनी है, यहाँ से नीचे प्रॉफिट शेयर आया, फिर वापस ऊपर गया, बट ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर वापस से नीचे आया, फिर जब इस बार इसने थर्ड टाइम रिटेस्ट किया, और जैसे ही ब्रेकआउट दिए वापस से 2500 से सीधा 3000, लगभग 2950 पहुंच चुका है, 3000 ही पहुंच जाएगा। अब जैसे यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो फिर एक मूव मिलेगा, हो सकता है 34-2500 तक चला जाए। तो अगर जो लोग चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा शेयर चाहिए जो मुझे मतलब मल्टी बैगर कहते हैं ना, तो आप ये शेयर लिख के ले लो मेरे से, 10,000 शेयर, 10,000 तक कम से कम जाएगा, और आज नहीं, कम से कम आप 3 से 4 साल रुक जाओ, 4 साल आपको देना पड़ेगा इस शेयर को। ये आपको 3000 रुपये से अभी चल रहा है ना, लगभग आपको 10,000 से कम दिखे तो मुझे आप बोलना। और एक बात बता दूं आपको मैं, ये शेयर एक्चुअली 10,000 का है ही नहीं, ये मतलब 10, ये शेयर अभी 3000 का है नहीं, ये शेयर ना एक बार स्प्लिट हो चुका है, मतलब इस शेयर का प्राइस एक बार इससे पहले करीब करीब 6000 तक पहुंच गया था, और 6000 पहुंचने के बाद ये 10 शेयर में स्प्लिट हुआ, मतलब जिसके पास एक शेयर रहा होगा ना, उसको 10 शेयर मिल गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 600 रुपए। फिर से ये 600 रुपए के आसपास से 400 तक गया है, वापस से फिर ये भाग के अभी 3000 आया है। मतलब अगर ये शेयर स्प्लिट नहीं हुआ होता तो आज को ये 10,000 पहुंच चुका होता, है ना। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि ये हो गया खत्म किस्सा इसका, नहीं, ये आप लिख के ले लो, अगले 3 से 4 साल में ये आपको 10,000 का लेवल दिखेगा। हो सकता है वापस से वो लोग स्प्लिट कर दे, बाकी अगर स्प्लिट नहीं करते हैं तो आपको आसानी से इसमें 10,000 का लेवल दिख जाएगा। ठीक है, पहली बात तुम्हारा था ये बीएसई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कारण क्या लिया था हमने, क्यों लिया था इसको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक दूसरा शेयर, वो है एंजल वन। एंजल वन मैंने क्यों करवाया बाय,
उसका भी कारण सेम था। कारण क्या था कि भाई अगर मैंने बोला कि बीएससी में ट्रेडिंग चालू हो रही है, तो जो एंजल वन कंपनी ये ब्रांड है, इंडिया की टॉप 3 कंपनी में से एक एंजल वन है ना? तो जो इसमें ट्रेडिंग होगी वो ट्रेडिंग भी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि बीएससी में ट्रेडिंग सेंसेक्स और उसमें बढ़ेगी, क्या बोलते हैं अपना, बैंकेक्स में, मिड कैप में नए-नए जो आए थे, तो उसके कारण क्या होगा, इनका टर्नओवर बढ़ेगा। ये जो कंपनी हमारी है डीमैट खोलने वाली, इनका टर्नओवर बढ़ेगा और टर्नओवर बढ़ने के कारण क्या होगा, इनकी प्रॉफिट बढ़ेगी। समझ में आ रही बात ना? देखो क्या होता है ना, प्रॉफिट बढ़ने का रिलेशन जो होता है सीधा होता है सेल से। अगर सेल से बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो जब हम लोग का शेयर ये कितना चल रहा था 1800 के आसपास में, तब मैंने लिख के दिया था कि ये शेयर हमको बाय करना है। और लेवल जो हमारा था उस टाइम टारगेट छोटा दिया था मैंने, देखते हैं कहाँ पर है। और मैंने दोबारा से टारगेट दिया था, तो मैंने बड़ा टारगेट दिया था इसमें। एंजल वन ये रखा। ये डेट है 16 अगस्त 2023। एक और के का शेयर भी है, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। एंजल वन का शेयर देखते हैं, 1800 लेवल था हमारा, एसएल था 1750 का, टारगेट था 1810, 1950 और 2000। ये शायद ऑलरेडी डन वाला है, इससे पहले मतलब हमने दिया होगा। ऑलरेडी गिवन इन प्रीमियम ग्रुप फ्रॉम 1700। तो 1700 से हमने दिया था ये वाला शेयर, और ऑलरेडी एक हफ्ते पहले ग्रुप में वापस से मैंने दिया था इसको, सबको दिया। ये देखिए वो ग्रुप था जहाँ पे शेयर सबको जाता रहा उस टाइम पे। तो अगर आप लोगों को प्रीमियम ग्रुप में नहीं भी रहे होंगे ना, तो जिन लोगों को मेरे मैसेज आते हैं नॉर्मली स्क्रीनशॉट वाले, वो सबको ये वाला शेयर आया होगा। आप डेट चेक कर सकते हैं अपना, 16 अगस्त 2023 का मेरा मैसेज पड़ा होगा आपके पास में। देखिएगा आपको भी ये शेयर मिले होंगे सबको, जो जो ग्रुप में है मेरे पहले से जो हैं 16 अगस्त के टाइम से मेरे पास में। तो उनको ये मैसेज गया होगा कि इसको बाय करना था 1810 रुपए से, टारगेट था 1870, 1950 और 2000 प्लस, ठीक है। इसके बाद मैंने वापस से इसको दिया था, और वापस से दिया था, बट देखते हैं रीजन क्या था इसमें एंजल वन को बाय करने का। ये मैं बीएससी को हटा देता हूँ एक बार। और यहाँ पे बस सर्च करते हैं एंजल वन। देखिए अभी यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जब कोई भी शेयर कंसोलिडेट करता है, तो अगर वो 10-15 दिन कंसोलिडेट करता है ना, जितने पॉइंट का लो उसने बनाया है उस रेंज में, और जितने पॉइंट का हाई बनाया है, तो जब वो हाई को ब्रेक करेगा ना, तो कम से कम 90% टाइम में कम से कम वो उतना ब्रेकआउट के बाद उतना बड़ा मूव देगा ही देगा। ठीक है, जो हमने 2 बार देखा अभी। और वो मूव हालांकि उसका न्यूज के कारण और ज्यादा बड़ा मूव हो गया था। बाकी ये था उतना बड़ा मूव तो हमको एक बार में एक तरफा मिल ही गया था, चार्ट के कारण भी और न्यूज के कारण भी। ये हमारा एंजल वन का शेयर है। आप जैसे देखेंगे इसमें, ये लगभग ये लेवल था हमारा। देखिए इसमें एंजल वन का शेयर हमारा, ये 1 डे टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं। ठीक है, एंजल वन का शेयर ये हमारा था। आप यहाँ पे डेट देखेंगे, अगर डेट क्या थी देने की, इसमें डेट 16 अगस्त की, 16 अगस्त शायद ही है। तो डेट है एंजल वन की 1810। ये मैंने लेवल दिया था, और ये बाय कब हुआ था, देखिए यहाँ पे कई बार, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, सॉरी, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, क्रॉस नहीं कर पाया। सेकंड टाइम आया, फिर क्रॉस नहीं कर पाया। थर्ड टाइम आया, फिर क्रॉस नहीं कर पाया। देखिए यहाँ से गिर के यहाँ तक गया है, 1400, 1400 गया है। वापस से उठ के आया, फिर ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया। चौथी बार आया, चौथी बार में ये ब्रेक कर दिया, है ना? तो चौथी बार जब ये ब्रेक किया, तो बात की पक्की थी भाई, जब ये इतने बार ये ब्रेक नहीं कर पाया, जब भी ये होता है ना, जैसे मान लीजिए एक दीवार बनी हुई है, अगर आप दीवार को धक्का दे रहे हैं बार बार धक्का दे रहे हैं, टूट नहीं रही है, तो ऑब्वियसली बात, जब जब भी वो टूटेगी तो आप काफी तेजी से सामने गिरेंगे, या सामने तेजी से भागेंगे आप दीवार टूटने के बाद से, है ना? तो यही चीज होता है हमारे शेयर के साथ में। जैसे वो कई बार यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। बट जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, तो देखिए यहाँ पे 1800 रुपए से हमारा लेवल क्या था, वहां पे 1810 का लेवल था। 1810 का लेवल था यहाँ पे, 1810 का लेवल था। और यहाँ पे जैसे ही इसने 1810 लेवल ब्रेक किया है, अब देखिए यहाँ सीधा सीधा एक, फर्स्ट जिस दिन ब्रेक किया उस दिन देखिए, ये दो, फर्स्ट डे ये हो गया, सेकंड डे ये हो गया, थर्ड ये हो गया। तो 2 दिन में ही कितना पॉइंट चला गया, 1939 रुपए, मतलब लगभग लगभग 130 पॉइंट, 130 पॉइंट का मूव हमको सिर्फ 2 दिन के अंदर मिल गया, जैसे ही इसने इस रेंज को ब्रेक किया, है ना? अगर मैं इस रेंज का लो मान लो करता मार्क एक बार, देखिए कितना रेंज का लो मिल रहा है अपने को, लगभग लगभग ये देखिए, ये हमारा एक बार, 2 बार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वापस वापस आ गया। तो मैं इसको रेंज मान रहा हूँ कि रेंज ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे। ये एक रेंज हमारा बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक बार ये ब्रेक हुआ, सेकंड टाइम में ये ब्रेक हुआ, है ना? बट एक ओवरऑल देखें तो इस रेंज में ही ज्यादातर फंसा रहा है ये, ठीक है। जैसे ही ये देखो कितने पॉइंट का, देखिए रेंज है यहाँ पे 1680,
मतलब 20 पॉइंट इधर हो गए और लगभग लगभग 120 पॉइंट लगभग लगभग 1680 रुपए से 1810 लगभग लगभग 130 पॉइंट है ना, है एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का। अब जैसे ही बात पक्की थी भाई, जैसे ही ये रेंज को ब्रेक करेगा ना, तो वापस से 130 पॉइंट का अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, अप्रॉक्स से इतना पॉइंट का मूव देगा हमको। ठीक है, तो हमारा टारगेट जो थे कुछ ऐसे ही थे। एक बार टारगेट था 50-60 पॉइंट का, दूसरा 150 पॉइंट का लगभग लगभग 1870 फिर 1950 मतलब 140 पॉइंट, और फिर 2000 प्लस। तो देखिए जैसे ही हमारा ये हुआ, यहाँ से वापस ऊपर गया, वापस से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग गई, हमको 130 पॉइंट मिल गए, फिर तो वापस से प्रॉफिट बुकिंग आई और वापस शेयर इसी रेंज में फंस गया, और वापस से ये क्या हुआ, मूव मिला इसमें, और फिर वापस से ब्रेकआउट दिया। देखिए सेम डे गया 1900, और जैसे ही जो फर्स्ट रेंज जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, ये जैसे बोल सकते हैं रिटेस्ट हुआ है लेवल। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए जैसे ये ब्रेकआउट दिया फिर रिटेस्ट होने नीचे आया, अब वापस ये ब्रेकआउट दिया देखिए यहाँ पे, तो उसके बाद फिर नहीं रुका, फिर ये शेयर 1950 रुपए से वन वे मूव गया है कहाँ तक, पहले यहाँ तक गया 2250 तक, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई सेम डे में, 2000 आया, 2050 रुपए में, और वापस से ब्रेकआउट दिया, और फिर ये कंटिन्यू कहाँ तक गया है, 2900 रुपए तक का शेयर गया है। ठीक है ना, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक बार दिया, और इसके बाद मैंने शायद एक बार और एंजल वन भी दिया था, 2 बार दिया है बीएससी और एंजल वन, बीएससी एंजल वन। हाँ, अब देखिए यहाँ पे मैंने कब वापस से दिया, 2030 के लेवल पे। कब दिया था ये, 10 अक्टूबर को दिया था। एक बार 16 अगस्त को दिया था यहाँ पर, है ना, जो अभी दिखाया आपको स्क्रीनशॉट, 16 अगस्त को, ये 16 अगस्त वाला हो गया, और एक बार वापस से दिया अक्टूबर में। तो 2 बार मैंने ये शेयर दिया, एंजल वन का भी, बीएससी का, दोनों को सेम टाइम में लगभग दिया शायद, बट बीएससी पहले में भाग गया था और एंजल वन थोड़ा बाद में भागा। तो ये एंजल वन हमारा टाइम था 1 से 2 मंथ का, और 2035 के अबव बाय करना था, 2150, 2200 और 2300 प्लस टारगेट था हमारा। ठीक है, टारगेट हमारा टेक्निकली बहुत कम था, 2000 से 2300, लगभग लगभग 300 पॉइंट टारगेट था, लगभग लगभग। ठीक है, बट अब देखिए मूव क्या थे। ये देखिए यहाँ से मैंने दिया था, ये वाला पॉइंट था, टारगेट डेट क्या थी, 9 अक्टूबर। देखिए यहाँ पे देखिए नीचे डेट दिख रही है आपको, 9 अक्टूबर की डेट ये वाली थी, जहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है बड़ी वाली, और मेरा जो देने की डेट थी वो क्या थी, 10 अक्टूबर, मतलब ये जिस दिन यहाँ पे ब्रेकआउट लगभग मिल गया वो डेट, ये 10 अक्टूबर को मैंने दिया था कि इसको 240 के अबव बाय करना, 235-40 के अबव। और उसके बाद से देखिए ये एक बार भी 240 के, एक बार यहाँ पे दिया था मैंने, यहाँ से कहाँ तक गया ये, 2243 तक गया, लगभग लगभग 200 पॉइंट मिल गए यहीं पे हमको सेम 2 दिन के अंदर में, जैसे ब्रेकआउट हुआ। और उसके बाद वापस से प्रॉफिट कहाँ पे आया हमारे, ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास आया, 2035 पे दिया था मैंने, 2050 के आसपास आया है वापस से, और फिर वापस से गया। तो ये मूव देखिए कहीं पे भी रुका नहीं, कंटिन्यू गया, 2400 यहाँ पे टारगेट हमारा यही खत्म हो गया था, बट फिर भी हमने इसको होल्ड किया, और फिर देखिए यहाँ पे 2900 3000 तो हमको बड़े आराम से मिल गए। और शायद मैंने एंजल को वापस से एक बार दिया था, अब इसमें शायद यार लिखा नहीं होगा एक्सेल में, बट मैंने फिर से दिया था, और उस टाइम पे मैंने 2800 2700 में दिया था, उसके बाद 3300 3400 तक गया है, ये शायद इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने काफी, ये जनवरी के बाद से मैंने लिखना ही बंद कर दिया था इसमें, लास्ट 29 दिसंबर को था, उसके बाद मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, तो ये इसके बाद का नहीं है इसमें। बट मैंने फिर से दिया है इसमें 2800 2700 से, और 3400 3500 तक गया था, और अभी तो ये 4000 का लगभग लगभग 4000 का हाई लगा के आया है। अब इसका रीजन क्या था, पहली बात तो चार्ट हमारा जो था वो रीजन हमारा है। चार्ट में रीजन क्या था कि भाई जो भी रेंज बनेगा ना, अगर रेंज का ब्रेकआउट होगा तो उस रेंज के बराबर का मूव तो मिलना तय है, तय मतलब 90% टाइम मिलेगा ही मिलेगा, 10% रिस्क है ही, मार्केट है, बट 90% टाइम जितने पॉइंट पे रेंज बना हुआ है शेयर में, जो रेंज बनाया ब्रेकआउट देगा, तो इस रेंज के बराबर जो लो है और हाई है उतना आपको मूव मिलना 90% फिक्स है, 10% रिस्क है, बट हाँ मूव मिलता है। अगर फंडामेंटल रीजन भी हो गया प्रॉफिट होने का ना, तो फिर तो मान लो आप अच्छी खासी मूव इसमें बनेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया एंजल वन का शेयर। मैंने 2 शेयर दिखाए, बीएससी और एंजल वन, और शेयर दिखाऊंगा आपको मैं, तो एक जो हमारा फर्स्ट शेयर था डिक्सन का, ये देखिए एक बार 29 मई को, ये काफी पहले दिया था मैंने, 29 मई 2023 को दिया था, वन वीक टारगेट था हमारा, 3700 अबव बाय करना था, 3990 और 4400 टारगेट था, कितने टाइम पे, 1 वीक पे। एक बार देखते हैं, एक बार डिक्सन का शेयर। ठीक है, अभी इसका मैं क्वेश्चन लूंगा, जो इसको पूछना होगा एक बार पूछिएगा, एक बार इसको शेयर दिखा दूं, और सॉरी, डिक्सन, डिक्सन
अभी तो ये शेयर 4,000 के ऊपर निकल गया है, सॉरी 6,000 के ऊपर, 7,500, सॉरी मैं कम ही बोल रहा हूँ। ये आज से 1 साल पहले की बात है जब मैंने ये शेयर दिया था, लगभग लगभग, हाँ 1 साल मई में दिया था पिछले साल, ये अप्रैल आ ही गया ऑलमोस्ट। तो आइए देखते हैं एक बार इसका भी। क्या लेवल है, 3720, 3720। देखिए ये शेयर जो था ना मुझे देना था यहाँ पर से, ये शेयर मुझे देना था यहाँ से, बट हुआ क्या था, जहाँ तक मुझे याद है मैंने इसको एक बार देखा था करीब संडे को, जब पूरा शेयर वगैरह सर्च करता हूँ संडे वगैरह सैटरडे को, तो मैंने इसमें देखा था कि भाई यहाँ कहीं से हमको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो मुझे शेयर देना था इसके आसपास से। बट हुआ क्या, मैं संडे को देखा उसके बाद मैं भूल गया, तो जब मुझे लास्ट वापस अगले संडे जब मैंने देखा लगभग, तब मुझे याद आया कि यार ये तो शेयर यहाँ से लेना था, और वो ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच चुका था। तो ये 3100 रुपये के लेवल से ये 3600 3700 पहुँच चुका था ऑलरेडी। बट मुझे मूव था एक्सपेक्टेड कम से कम ये 5,000 तक आराम से जाएगा, 2 हफ्ते में 2 महीने में, बट जाएगा जरूर। तो मुझे लेना था यहाँ से, देना था यहाँ से शेयर, बट हुआ क्या था मैं भूल गया, उस हफ्ते में संडे को देखा फिर भूल गया, वापस से अगले संडे जब देखा तो मुझे याद आया कि यार ये शेयर देना था, बट ऑलरेडी 500-600 पॉइंट भाग चुका था, तो मैंने इसको वापस से यहाँ दिया कि एक बार रेड कैंडल बने, फिर वापस जब उस रेड कैंडल ब्रेकआउट होगा तो मैं फिर उसको दूंगा। तो फिर मैंने लगभग लगभग 3700 के ये लेवल था हमारा, जो मैंने यहाँ पे दिया था ये शेयर को, 3720 का लेवल था। तो मैंने वापस से यहाँ पर रेड कैंडल जब बनी, फिर वापस जब इसको ब्रेकआउट मिला, तब मैंने लगभग लगभग इस पॉइंट पे इसको शेयर को दिया था, 3720, 30-40 का लेवल था। और हमारा टारगेट जो था वो काफ़ी बड़ा टारगेट था इसमें, 4400 तक का टारगेट था मेरा इसमें, मतलब जो मैंने दिया था वो टारगेट है, तो टारगेट मेरा 5,000 से प्लस था, बट एक लिमिट में टारगेट दिया था 4400। देखिए ये हमारा टारगेट यहाँ 3700 से हमारा, ये डे 1 जो ब्रेकआउट दिया था वही वाला दिन है, दूसरा दिन ये वाला है 3800 पहुंच गया, तीसरे दिन में 3800, चौथे दिन में हमारा ये 4,000 पहुंच गया था। मतलब 4 दिन में 3700 रुपए से 4,000 पहुंच गया, 300 पॉइंट। फिर 2-3 दिन देखिए यहाँ पे टाइम पास हुआ, टाइम पास करने के बाद वापस से जैसे इसने रेंज ब्रेक की, फिर मूव दिया 1, 2, 3, अब देखिए 4 और 5, 5वें दिन में इस शेयर का हाई जो बना था वो बना था 4650 के ऊपर, है ना। तो मतलब हमने क्या देखा, सिंपली पहली बात तो यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, अब देखिए ट्रेंड लाइन हर जगह काम आती है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इसमें काम आती है। एक तो ये ट्रेंड लाइन थी, दूसरा और रीजन थे, अगर मैं ये शेयर चाहता तो मैं और पहले ले सकता रहा, कहाँ पर, आइए देखते हैं एक बार, यहाँ पर। यहाँ जब मुझे हैमर दिखा तब से मेरी नज़र थी इसमें कि मुझे लेना है इसमें, बट ये रेंज में फंसा हुआ था, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था लेने का। तो जब हमने ये देखा कि यार रेंज ब्रेक हो जाएगा, हैमर तो बना ही हुआ है, अगर कंटिन्यू होता है तो ये वापस ऊपर जाएगा अच्छा खासा, तो ये हैमर बना हुआ था यहाँ पर। उसके बाद ये जो रेंज में हो सके ये रेंज ब्रेक हो जाए उसके बाद लेंगे। तो जैसे ये रेंज ब्रेक हुआ तो ये मूव छूट गया था मुझसे यहाँ पे, बट फिर भी यहाँ से हमने लिया, और यहाँ से भी देखिए 3700 रुपए से भी 46-4700 रुपए तक का मूव हमको वन वे मूव मिला है। ठीक है, तो हमारा टारगेट कितना था, 4400 टारगेट थी हमारा, 4400 का टारगेट था हमारा यहाँ पर, कहाँ गया, एक्सेल में भी है और इसमें भी होगा, एक मिनट। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ था कि मैंने क्लियर कहा है BSC 2000 नेक्स्ट मंथ 6 मंथ में शायद वही ज़्यादा रहती है, मतलब 6 मंथ मैंने कहा था, शायद ज़्यादा कह दिया था मैंने, बट 3,000 ऑलमोस्ट वो पहुँचने वाला था, 2500 तो पहुँच ही गया 2600 तक का। और एंजल वन को ऑल्सो 2035 से 2150, 2200, 2300 प्लस इन 1 से 2 मंथ, जो कि 1-2 हफ्ते में ही पहुँच गया था। रेड टैप का लेवल देखिए, एक शेयर और दिया था रेड टैप का, IRFC तो अब सबको पता ही है कहाँ से कहाँ भागा। रेड टैप देखिए 465 से दिया था मैंने, वो पता नहीं कहाँ होगा अभी। एक तो IRFC का भी एक बार दिखा दूंगा मैं आपको, वो तो आपने देखा ही, IRFC IRED है, ये सब तो मतलब डबल हुए थे हमारे शेयर। IRFC देखें अगर,
आप इसका एक बार चार्ट देखिए। डिक्सन को तो मैंने दिखाई दिया, 47 तक गया है, 3700 से 4700 तक का। और ये हमारा शेयर है कौन सा, IREDA। मैंने इसको कहाँ पे दिया था बाय करने पे, एक बार देखिए लेवल। IRFC शेयर बाय 60 अबव 66 कब दिया था, 4 सितंबर को। 66 से SL था 30 का, टारगेट था 90, 120 प्लस इन 2-3 मंथ फॉर शेयर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, ठीक है। और 1 से 2 मंथ 2 मंथ से 3 मंथ के लिए दिया था मैंने। और इसमें आप एक बार देखिए IRFC के शेयर को 66 के आसपास मैंने दिया था, यहाँ कहीं पे रहा। ये फर्स्ट डे ब्रेकआउट हो चुका था, सेकेंड डे यहाँ कहीं पे मैंने दिया था 66, यहाँ पे था। 2 दिन मतलब ब्रेकआउट निकल चुका था ऑलरेडी, फिर भी लेट थे, फिर भी काफ़ी बड़ा मूव मिल गया। 2 दिन का ब्रेकआउट छूट गया था, यहाँ से लेना था हमको ये शेयर। ये रेंज ब्रेकआउट रेंज बना था, फिर ब्रेकआउट हुआ रेंज का, तो यहाँ पे ये लेना चाहिए था 52 से ही, बट ठीक है, हमने 66 से लिया था। तो 66 से ये कहाँ तक गया देखिए, 1-2 दिन टाइम पास हुआ, यहाँ पे वापस से कंटिन्यू कहाँ तक गया, 92 तक, ठीक है। ये हमारा मूव था 66 से 92 तक, उसके वापस से काफ़ी दिन तक टाइम पास किए यहाँ पे। देखिए पूरा रेंज में टाइम पास हुआ, टाइम पास के वापस से जब ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट कहाँ से मान सकते हो आप, या तो यहाँ से ब्रेकआउट मान लो, जो ये लेवल था हमारा यहाँ से, क्योंकि देखिए इसके पहले ज़्यादातर नहीं गया है, इसके एक बार गया, उसके वापस इससे नीचे ही रहा है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये हमारा रेंज बन गया इस बीच में। और इस रेंज को जैसे इसने ब्रेक किया, देखिए सेम डे ग्रीन कैंडल बनी पूरी, जो इस हाई को भी ब्रेक कर दी, और ये गया 1095 तक गया। फिर टाइम पास हुआ कुछ दिन, फिर ब्रेकआउट मिला, और देखिए ये ब्रेकआउट कहाँ तक गया, ये तो फिर रुका ही नहीं, 103 से सीधा 192 तक गया था। अब मैंने ये शेयर वापस से दिया था, आपको ध्यान होगा जो लोग ग्रुप में होंगे, ये मैंने फर्स्ट टाइम शेयर दिया था ये वाला 120 तक के लिए, टारगेट इसका ऑलरेडी हो चुका था। मैंने वापस से 192 से वापस से दिया शायद, और 92 से दिया था इसको वापस से लेवल, और ये गया था पूरा 192 तक का। तो ये हमारे IRFC के टारगेट थे। और IREDA भी दिया था, RVNL दिया था। ये 3-4 शेयर तो मतलब डबल हो गए हमारे सीधा सीधा, ठीक है। LNT का शेयर आप देख सकते हैं, देखिए जो मैं आपको ये स्क्रीनशॉट में सबको भेज दूंगा एक बार अपने ग्रुप में जितने लोग भी हैं, आप लोगों को इसमें डेट भी दिखेगी स्क्रीनशॉट में, और टाइम भी दिखेगा। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग पूरे एक शेयर को मिला सके। आप इसका स्क्रीनशॉट का टाइमिंग देखिएगा, और जाके उस डेट का देखिएगा टाइमिंग या उसी का चार्ट देखिएगा। और जिसको कोई भी दिक्कत आती है कि सर ये चार्ट में इस शेयर में ऐसा क्या बना है कि इसमें आपने दिया था, तो आप मुझसे पर्सनली पूछें, क्योंकि पूरे शेयर बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप 5-7-10 शेयर का एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, और उसके अलावा जो भी आपको दिखेंगे मैं आपको ये सबको ये शेयर का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। तो आपको जिस भी शेयर का पूछना होगा डाउट कि भाई इस वाले शेयर में आपने क्या देख के दिया था, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और ये सबके पास डेट वाइज है, ये देखिए ये एडवर्टाइजमेंट ग्रुप हमारा जो, वो उस ग्रुप का किया हुआ है। एंजल वन 2035 टुडे हाई है, ये सब चीज़ें मैं अपडेट करता रहा ग्रुप में लगातार। कि उसका स्क्रीनशॉट मैं लिया था, क्योंकि व्हाट्सएप कई बार अनइंस्टॉल करना पड़ता है। और देखिए जैसे मैंने ये IFL सिक्योरिटी का शेयर दिया था, कब दिया था, अक्टूबर 10 2023 को 103 रुपीज से। टारगेट कितना था, 135 और 150, 1 मंथ के अंदर कितना, 103 से 150, लगभग मतलब 30 से 40% टारगेट दिया था ना। एक बार देखते हैं, देखिए RVNL, IRFC, IREDA, ये 3 शेयर में दिखाने का मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डबल ट्रिपल हो गए थे, डबल डबल हो गए सबके सब। तो ये सब में तो सबका ही शेयर हुआ था, और सबको जानते हैं कि रेलवे के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, गवर्नमेंट कर रही है, तो इसको मैं कोई वाहवाही नहीं मानूंगा, क्योंकि सबको पता था वाले शेयर का। तो फिर भी हमने लिया था IREDA, IRFC सबका। मैं स्क्रीन शॉट भेजूंगा आपको, इसमें मिल भी जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे शेयर लिया था 103 से, देखिए अब इसमें भी देखिए सेम चीज हुआ, मार्केट यहाँ से बूम हुआ था। देखिए ये भी IFL सिक्योरिटी, तो ये तो IRFC है, IIFL सिक्योरिटी, IFL सिक्योरिटी ये, ठीक है। ये हमारा 1 डे का चार्ट है। डेट क्या है एक बार देखते हैं वापस से, 18 अक्टूबर, 2023, 103 से। अप्रैल 2024 है तो।
अक्टूबर ये लेवल लगभग लगभग है ना 10 अक्टूबर, यहाँ कहीं पे 12, 13, 14, 16 लगभग लगभग ये रेंज था। ये रेंज के आसपास हमने लिया था, ये रेंज था 103 का लेवल था, मतलब लगभग लगभग यहाँ पे दिया होगा, हाँ इस रेंज पे, सॉरी। यहाँ पे हाँ, मैंने यहाँ पे दिया था इस लेवल के आसपास में। वैसे इसका अगर प्रॉपर देखें तो ये यहाँ से, बट मुझे न्यूज़ बेस पे मैं ये शेयर दिया था, क्योंकि एंजल वन था, बीएससी था और मोतीलाल ओसवाल था, ये सब के सब शेयर कौन से वाले थे, जो डीमेट अकाउंट कंपनी वाले थे। सब में सेम न्यूज़ थी क्या, कि बीएससी का जो अपना सेंसेक्स आने वाला है और ये अपना बैंकेक्स हो गया, इन सब का टर्नओवर बढ़ने वाला था, उनका टर्नओवर बढ़ेगा। बीएससी का तो सीधी सी बात है, जो डीमेट अकाउंट वाली कंपनी है वो भी ट्रेडिंग करवाएंगी, तो उनकी सेल्स भी बढ़ेगी। उस कारण सब में कंपनियों में असर पड़ा था। तो ये न्यूज़ जब आई थी तब लगभग लगभग शेयर 100 रुपए के आसपास था, तो मैंने 104 के आसपास से लेवल दिया था, 103 से। और न्यूज़ बेस पे अगर मैं सिर्फ चार्ट को देकर देता, कोई न्यूज़ नहीं होती, तो मैं लगभग लगभग यहाँ से देता 110, 11, 12 रुपए से। इस लेवल के ब्रेक के बाद अगर कोई न्यूज़ नहीं होती तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लेवल बन रहा था, यहाँ से ले सकते थे इजीली। और इसके बाद आप टारगेट हमारा क्या था, 135 का और 150 का। तो आप देखते हैं टारगेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो 103 रुपए से 4 रुपए लेवल ब्रेक हुआ, 112 गया, टाइम पास 2-4 दिन हुआ, फिर ये रेंज था हमारा, इस रेंज को ब्रेक किया, फिर एक बार मूव मिला 123 तक का, फिर टाइम पास हुआ, फिर रेंज बन गया, फिर मूवमेंट देखिए, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर गया 144 तक, 144 के बाद फिर टाइम पास होते 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 ये गया है 180 तक, है ना। ये 180 का हाई मार किया है आईएफएल सिक्योरिटी का शेयर। हमारा इसमें टाइम शायद थोड़ा ज़्यादा लग गया है, 1 मंथ का टाइम था हमारा इसमें, 18 अक्टूबर से 19 अक्टूबर मान लीजिए, सॉरी 18 नवंबर। तो ये डेट क्या थी हाई मारने की, जनवरी में हाई मारा था ये हालांकि। तो हमारा 150 टारगेट कब हुआ था, 18 दिसंबर, 144। टाइम ज़्यादा लग गया था, 2 महीने ज़्यादा लग गया था, बट हमको टारगेट अच्छे मिल गए थे इसमें, 180 का टारगेट मिला था। तो टाइम ज़्यादा लगा, स्विंग के लिए था, टाइम तो हमारे पास है ही, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, इंट्राडे तो है नहीं कि उसमें टाइम का इशू है। तो शेयर स्विंग के लिए रखेंगे और टारगेट मिलेगा इसमें। ये आईएफएल सिक्योरिटी का शेयर था। और देखते हैं एक बार, देखिए यहाँ पे मैंने लॉजिक भी शेयर किया, जो मैं लॉजिक बता रहा था आपको, वो लॉजिक शेयर किया था मैंने, एक बार पढ़ सकते हैं आप लोग इसको। जस्ट थिंक लॉजिकली, आगे आने वाले टाइम में ट्रेडिंग आवर, हाँ एक और न्यूज़ आई थी कि ट्रेडिंग आवर बढ़ने वाले हैं, आप लोगों को पता होगा। ट्रेडिंग आवर बढ़ने की न्यूज़ भी आई थी उस सेम टाइम पे, और जो बीएससी सेंसेक्स वगैरह था वो सब भी आ गए थे, है ना। तो ट्रेडिंग आवर की मेन न्यूज़ थी कि ट्रेडिंग आवर बढ़ने वाले हैं। तो सभी ब्रोकरेज फर्म में वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिसके कारण लीडिंग कंपनी जैसे एंजल वन के शेयर प्राइस ऑलमोस्ट डबल होंगे, हैं सही। साथ ही साथ आपको पता होगा, अभी तक ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ एनएससी में होती थी, अब कुछ टाइम के बाद 3-4 मंथ में बीएससी में भी चालू होगी, है ना। मतलब बीएससी का टर्नओवर 4-5 टाइम्स बढ़ने वाला है, जिसका असर शेयर प्राइस में एंड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखने लगा, जिसके कारण बीएससी के शेयर प्राइस में इंक्रीज हो रहा है आने वाले टाइम में। टाइम कब इस क्वार्टर के रिजल्ट आएगा और कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट, तब तक बीएससी और एंजल वन दोनों में बड़े मूव मिल सकते हैं। तो ये मैंने बीएससी और एंजल वन के लिए लिखा था स्पेशली, क्योंकि मेरे साथ उस टाइम में बीएससी और एंजल वन बस दिया था, आईएफएस सिक्योरिटी मैंने उसके बाद में दी थी तब, बट है वही कंपनी है, वही सब कंपनी, वही सेम वर्किंग है उनका। तो वो उस टाइम से 1400 रुपए से, देखिए ये तब का शेयर प्राइस था जब 1400 रुपए चल रहा था, 14 रुपए से मैंने बोला था, ये पूरा लॉजिकली लिख के दिया था। और ये अभी कितना शेयर प्राइस चल रहा है, 3000 लगभग पहुंच गया बीएससी, और एंजल वन पहुंच गया 4000 के आसपास, हाई मार के आया है ना। तो मैंने साफ साफ कहता डबल हो सकते हैं दोनों के शेयर प्राइस, और देखिए दोनों डबल लगभग डबल हो भी चुके हैं, 1400 से 2800-2900 अपना बीएससी पहुंच गया, और 2035 रुपए से 4000 लगभग पहुंच गया एंजल वन, है ना। तो जो मैंने लिखा था 10 अक्टूबर को, वो आपको 5-6 महीने बाद पूरा हुआ होता हुआ दिख जाएगा दोनों ही शेयर में। आईएफएल सिक्योरिटी भी उस टाइम में चल रही थी 80 रुपीज के आसपास में, और ये गई थी 180 के आसपास में, 100 रुपए के आसपास से 180, लगभग डबल ये भी हो गई थी। प्रॉफिट बुकिंग आई, कम हो गया प्राइस, बट हाँ मूव मिला हमको इसमें। तो लॉजिकली सोचिए, देखिए डिक्सन का जो शेयर में बता रहा था अभी आपको, लेवल दिखा हुआ है 29 मई का लेवल था, है ना। और इसमें देखिए डिक्सन 3661 सीएमपी है, इफ ब्रेक 3720 लेवल, नेक्स्ट वीक टारगेट 3990 एंड सेकेंड वीक टारगेट 4400 प्लस, है ना।
टाइटन देखिए, आपको देखिए टाइटन एक बड़ी कंपनी है, अच्छा खासा शेयर है इसका। 2700 रुपए से मैंने दिया, 2742 रुपए मार्केट प्राइस था उस टाइम पे। बोला था मैंने 2805 पे अगर लेवल ब्रेक करता है, नेक्स्ट टारगेट 2900 और 3000 रुपए इन नेक्स्ट 1 ईयर 2 वीक में। आप मेरा ये स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो। टाइटन, नौकरी, कमिंस इंडिया, आप सबका प्राइस देखिए एक बार और उनके लेवल देखिएगा, वो आपको उस प्राइस से आज की डेट में डबल दिखेंगे आराम से। चाहे टाइटन का शेयर हो 28 रुपए से लगभग लगभग ये 38-39 गया है। नौकरी सौ जो हमारा 4300 दिया था मैंने, लगभग लगभग 6000 के ऊपर गया है। कमिंस इंडिया 1700 दिया था मैंने, अभी ये 38-39 रुपए चल रहा है, लगभग लगभग डबल हो गया है ये। सॉरी, कमिंस इंडिया 3100 चल रहा है, तो 1700 से लगभग लगभग 3400 मतलब डबल होने वाला है ये भी, है ना। तो सब शेयर में क्या है, लगभग लगभग बड़े अच्छे मूवमेंट मिले, इसमें तो काफी जल्दी मिल रहा था डिक्सन में। और IRFC से बताया मैंने 66 से मैंने दिया था, 30 शेयर बता ही चुका है इसका मैं। आलोक इंडस्ट्री भी चल रहा है अभी 30 के आसपास 22 रुपए से। KEI का शेयर मैंने 2300 रुपए से दिया है एक बार अगस्त में, है ना। ये 2 वीक ले था, 25 टारगेट, सिंपल छोटा टारगेट था, बट अभी शेयर चल रहा है लगभग लगभग ये 4000 के ऊपर। मैंने अभी एक लाइन को, अभी वो शायद इसमें है नहीं, बट मैंने लगभग लगभग 3500 रुपए से मैंने दिया हुआ वापस से KEI का शेयर। आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट शायद दिख जाए। हाँ देखिए, KEI मैंने सर्च किया था, तो उनको दिया था उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए। कहाँ गया KEI, ये देखिए KEI, ये मैंने दिया था उनको। जब जो बोलता है कि मैं फंड फ्री है, तो मैं कई बार उनको देता हूँ पर्सनली, ग्रुप में देने के बजाय। तो KEI मैंने दिया था यहाँ पे बाय अबव 3435, 3425, सॉरी 3425। ये डेट कब की है, इसमें डेट देखिए 5 मार्च यहाँ दिखा रहा है, ये 4 मार्च के आसपास का हो, 3 या 4 मार्च का। तो आप एक बार देख सकते हैं 3425 से कहाँ तक गया है, ये 37 टारगेट था मेरा, अभी चल रहा है ये 4000 के ऊपर, तो ये टारगेट भी मेरा हो गया था 3400 से 3700 तक का, है ना। तो ये सब क्या, हुडको शेयर दिया था मैंने एक बार 103 से, वो निकल गया। हुडको दिया था मैंने 103 से, और 108 से या 103 से दिया था शायद मैंने, और वो 180 के ऊपर जाके आया। ये देखिए 103 से दिया था मैंने, 175 तक का टारगेट था हमारा, और ये 180 के ऊपर जाके आया है। उसको भी एक बार दिखा देता हूँ आपको, उसमें देखते हैं क्या वो बना था हुडको। वन जीरो थ्री से मैंने दिया है लेवल, और डेट देखते हैं एक बार, डेट क्या है। ये नहीं है, हुडको 13 दिसंबर को दिया था मैंने 103 से। ये स्क्रीनशॉट में भी होगा, इसमें कहीं ढूंढना पड़ेगा। 103 से, तो अभी तो 194 के आसपास आ गई, ये बहुत ऊपर गया, 200 के ऊपर गया था ये तो। 103 यहाँ पे कहीं पे होगा। ये मुझे लेना था इसको इस लेवल के ऊपर में, 96 के ऊपर लेना था यहाँ पर मुझे, बट ये निकल गया था। वन वे मूव, एक दो दिन मिस कर दो तो फिर बहुत बड़ा मूव मिल जाता है। तो ये 103 से ये वापस से कहाँ तक, 95 से कहाँ तक चला गया था, 119 तक चला गया था। हमने वापस से वेट किया, और जब यहाँ कहीं पे हमने एंट्री करी थी, जब ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी ना, देखिए सपोर्ट के आसपास, सपोर्ट जो हमारा रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके निकला मार्केट, वापस से यहाँ रिटेस्ट किया इसी लेवल के आसपास में। अब रिटेस्ट करने के बाद में क्या हुआ, फिर ये मूवमेंट दिख रही थी क्योंकि फिर से मूवमेंट मिलने वाली है, रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया, और जैसे ही बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, इस में अगर भाई यहाँ से मूवमेंट अप साइड का ही मिलेगा। तो जैसे ही ये कैंडल बनी और एक दो दिन यहाँ पे टाइम पास को, फिर जैसे ब्रेकआउट मिला, हमने 103 के ऊपर एंट्री करी थी यहाँ कहीं पे, और 103 के बाद सीधा देखिए ये वापस से कभी भी 103 नहीं गया आज तक, कि यहाँ से 103 से यहाँ से मूव मिला, ये गया पहले 137 तक, 137, फिर 4-5 दिन 10 दिन टाइम पास किया यहाँ पर, फिर जैसे ही ये रेंज ब्रेक। आप एक चीज देख रहे होंगे शेयर में खासकर, जैसे एक प्रॉफिट बुकिंग क्या होती है ना, देखो शेयर प्राइस बढ़ता है तो एकदम से नहीं बढ़ता है, क्या होता है, एक रेंज बनता है, जो पिछला हाई होता है ना उसको ब्रेक करता है मार्केट एक बार, फिर कुछ दिन टाइम पास करता है, फिर जो एक बार फर्स्ट हाई बना होता है उसको ब्रेक करता है, फिर टाइम पास करता है, फिर एक बार रेंज बनाएगा, जो हाई होगा रेंज का फिर ब्रेक करेगा, फिर टाइम पास करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा। मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, कि यहाँ पे शेयर प्राइस जो होती है वो एकदम से नहीं बढ़ती है, शेयर प्राइस ऑलवेज ट्रेंड में बढ़ती है। ऊपर गया, नीचे आया, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, टाइम पास हुआ, फिर गया ऊपर, फिर टाइम पास हुआ,
फिर ऊपर गया, फिर टाइम पास, देखिए यहाँ पे टाइम पास हो रहा है, जैसे ही वापस ये लेवल जैसे ब्रेक होगा ना इसमें 220 का लेवल, तो आप देखेंगे एक बड़ी मूव मिलेगी इसमें, क्योंकि ये टाइम पास काफी बड़ा हो गया है यहाँ पर। तो जितने ज्यादा टाइम पास होगा तो उसके बाद उतनी बड़ा मूव मिलता है यहाँ पर। देखिए लगभग लगभग 220 से 160, मतलब 50 से 60 पॉइंट का टाइम पास यहाँ पे हुआ है। अब ये टाइम पास काफी बड़ा मूव देगा हमको, 220-25 जैसे निकलेगा ना यहाँ पे, तो एक बड़ा मूव मिलेगा 260, 70, 80 तक का। तो रेडी रहेंगे उसके लिए हम तो। अब देखिए ट्रेंड अगर समझेंगे, आप लोग समझे तो ट्रेंड क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इजिली, है ना। हर शेयर में जीवन, जो बीएससी का हो, एनएससी का हो, एंजल वन का हो, सब में क्या हुआ है, सब में एक चीज कॉमन थी। मार्केट जब भी ब्रेकआउट दिया ना, एक बार यहाँ से इसे ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, टाइम पास थोड़ा सा हुआ, फिर देखिए देखिए हर बार पिछला जो लो था उस लो को कभी ब्रेक नहीं किया इसने। ये लो बड़ा फर्स्ट वाला, टाइम पास हुआ, ब्रेकआउट दिया, फिर टाइम पास हुआ, बट ये पिछले लो के आसपास भी नहीं गया। लो के मतलब जो पिछला लो बनाया था उसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया, है ना। अब फिर जब नीचे भी आया तब भी क्या किया इसने, इसी रेंज में टाइम पास करता रहा, फिर इस पिछले लो को फिर से ब्रेक नहीं किया, ऊपर में ही रहा, फिर ब्रेकआउट दे दिया, फिर इतना बड़ा मूव मिला, अब फिर यहाँ पे भी टाइम पास ही कर रहा है। अभी भी पिछले लो को जो हमारा ये था, इस लो को अभी भी ब्रेक नहीं किया। देखिए यहाँ पे सपोर्ट भी लिया तो कहाँ से लिया, पिछले लो के आसपास से। मतलब अभी तो बाकी टाइम में तो इसके आसपास आया ही नहीं, हर बार पिछले लो के आसपास, है ना। यहाँ पे देखिए आप, हर बार यहाँ पे आया नहीं, टाइम पास हुआ, यही कहीं पे टाइम पास हुआ, इसके आसपास आया ही नहीं, ब्रेकआउट दिया, फिर टाइम पास किया, इसके आसपास नहीं आया था। बट जब ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अच्छा ब्रेकआउट, बड़ा बड़ा मूव मिला यहाँ से, 177 से 220 लगभग मूव मिल गया 25 तक का, फिर नीचे आया है। लेकिन इस बार देखिए ये इस लो को, जो हमारा ये लो था, इस लो को अभी भी इसने ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट भी लिया तो कहीं इसके आसपास से सपोर्ट ले लिया, है ना। तो ये अभी भी इस लो के ब्रेक नहीं, मतलब अभी ये ट्रेंड क्या है, इसमें भी अप ट्रेंड ही चल रहा है, अभी कहीं भी डाउन ट्रेंड नहीं है। मूवमेंट जब ज्यादा होती है तो डाउनफॉल ज्यादा आता है, बट वो ट्रेंड रिवर्स कहीं भी नहीं हुआ अभी तक। तो ये देखिए इसमें टाइम पास हो रहा है, वापस मूव मिला, ब्रेक करने की कोशिश किया, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, और ये थर्ड टाइम ब्रेक करने की कोशिश किया। हो सकता है फोर्थ टाइम में ये बड़ा मूव दे, 220-25 जैसे ब्रेक करेगा। तो ये हमारा हुडको का चार्ट है, ठीक है। तो मैंने काफी सारे शेयर बता दिए, आप लोगों को किसी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। शेयर तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास में, 50 शेयर तो मैंने ये जो एक्सेल शीट में लिखी हुई है, ये सिर्फ वो है, लगभग लगभग मैंने 90 शेयर दिए हैं। जनवरी के बाद तो मैंने लिखना ही बंद कर दिया था, दिसंबर के बाद से लगभग लगभग 90 शेयर दिए हैं, और 90 शेयर में लगभग लगभग मेरे 85 शेयर प्रॉफिट में है। 2 4 5 शेयर जो हमारे, जिसमें हमने एसएल बुक किया है, अदरवाइज हम होल्ड कर लिए, बस किसी में लॉस बुक नहीं किया हमने अभी तक 90 में से। तो किसी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर बोलिए। हम्म। सर एसएल आपको रेंज के लो का लगाना है। सबसे सेफ एसएल, एक्चुअल एसएल बोले जो ना, वो रेंज का लो होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार रेंज का लो बहुत बड़ा बना है, जो मतलब मेरे एसएल के उसमें नहीं है, तो आप ना जो जो जिस कैंडल ने आपका लो ब्रेक, हाई ब्रेक किया है ना, तो उससे पिछली वाली कैंडल जो है, अगर थोड़ा सा नीचे भी है तो आप उसको ऐसा लगा कर चल सकते हैं, सेफ साइड में, एकदम कम से कम ऐसा लगा के। जनरली क्या होगा, 90% टाइम में वो उसके आसपास ही नहीं आएगा, वो तो ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट ही रहेगा। अब लोग कहते हैं फेक ब्रेकआउट मिलता है, तो भाई बताओ आप मुझे, अगर 10 बार में से 8 बार प्रॉफिट दे रहा है कोई, अगर 2 बार एसएल दे रहा है तो ठीक है, लो 2 बार एसएल, क्या दिक्कत है। हर बार तो कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो 2 बार एसएल लेंगे लोग, उसे फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। मैं बोलता हूँ फेक ब्रेकआउट इस कोई चीज होती ही नहीं है, सिर्फ ब्रेकआउट होता है। हर बार तो कोई चीज सही नहीं हो सकती ना, हम लोग पास्ट के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं फ्यूचर का। तो क्या पास्ट हर बार रिपीट होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो 10 में से अगर 8 बार रिपीट हो रहा है, उसके जैसा हो रहा है, तो अपने लिए तो बहुत बढ़िया है ना, अपने लिए तो आसान है काम। 2 बार ऐसा ले लेंगे, क्या दिक्कत है। और दिक्कत उनकी होती है जो 2 बार ऐसा लेते ही नहीं है, तो उनकी दिक्कत होती है यहाँ पे, है ना। तो 10 में से 2 बार ही एसएल जाएगा, बाकी तो 8 बार प्रॉफिट में ही रहेगा। हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, जैसे जो मैं चार्ट देखा आपको, मैक्सिमम मैंने दिखाया डेली टाइम फ्रेम पे ना। बट अगर आप इन सबको ही वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे सर, अगर ना, ये पता नहीं क्या हो गया इसको, वीक डेली, वीकली वाले में शिफ्ट नहीं हो रहा है, इसमें क्लिक ही नहीं हो रहा है। तो अगर आप इसमें डेली वाले में भी देखें, कहाँ 5 मिनट से, ये 1 डे लिखा हुआ है। हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है। देखिए जैसे ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है ना,
अगर आप मेरा देखिए जो मैं 103 का लेवल दिया रहा है, इसमें भी अगर ना 1 वीक में देखेंगे तो लगभग लगभग आपको यहाँ कहीं पे दिखेगा। देखिए 97 का ब्रेकआउट यहाँ पे देखा, आप देखिए 1 वीक में आपको और साफ साफ चार्ट दिख रहा है। जो 1 डे थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा कैंडल हो गई थी, वो चीजें आपको यहाँ 1 वीक में और क्लियर दिख रहा है। देखिए साफ साफ दिख रहा है भाई कि यहाँ पे एक यहाँ से मूव मिला, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ा नीचे आया, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा फर्स्ट हाई बन गया है ना। अब ये हाई बन गया, जैसे ही ये हाई को ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करनी है। हो सकता है मैं थोड़ा लेट हो गया, 103 थोड़ा लेट लेवल है यहाँ पे, करीब करीब 103, तो 5-7 पॉइंट ऊपर निकल गया। बाकी हाँ लेवल हमारा जो था सेफ साइड में 100, एक तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी होता है ना, 100, 200, 150, ये सब जो थोड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी होता है, तो सेफ साइड में 2-4 पॉइंट निकल जान दे वही अच्छा होता है। तो हो सकता है मैंने ये सोच के दिया हो कि 100 निकल जाए, 2-3 पॉइंट टिक जाए ऊपर, उसके बाद बाय करे, तो इसलिए हो सकता है 103 से दिया होगा मैंने। तो मूव यहाँ से स्टार्ट हो गया था सिंपली, वन वे मूव में यहाँ ब्रेकआउट मिला, यहाँ तक गया, फिर एक दिन टाइम पास हुआ, वो भी क्या बनी, इनसाइड कैंडल। हम लोग जानते हैं इनसाइड कैंडल काफी पावरफुल होती है। जब भी ब्रेकआउट मिले, चाहे वो इंट्राडे में हो, या 15 मिनट चार्ट में, या फिर 10 मिनट में, या 5 मिनट में, अगर रेंज बना हुआ है इस तरह से, फिर ब्रेकआउट मिला और उसके बाद कोई एक कैंडल, जो ये कैंडल मान लीजिए जैसे कैंडल ब्रेकआउट दी ग्रीन वाली है ना, यहाँ तक का हाई बना, अब अगली कैंडल ने इसके अंदर में बना दिया कैंडल, जिसे हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल, है ना, और थर्ड जो अगली कैंडल होगी रेड के बाद वाली, ये वाली, तो इसने अगर इसका हाई ब्रेक कर दिया तो बहुत शानदार मूव मिलता है सर। 10 में से 8 बार 9 बार आप मान लो प्रॉफिट ही होगा, एक आध दो बार आप हो सकता है रिस्क ले लो, लॉस हो सकता है, बाकी नॉर्मली प्रॉफिट ही होगा और बड़ा मूव मिलेगा आपको। तो ये देखिए यहाँ पे मिला आपको, और देखिए चार्ट और साफ दिखता है 1 वीक वाले में, है ना। यहाँ पे इसका देख लीजिए आप, ये आईएफएल सिक्योरिटी का, इसका भी एक बार देखता हूँ। IRFC, इसमें तो न्यूज थी, देखिए जो न्यूज बेस्ड पे होते हैं ना उनके तो आप चार्ट देखे ना देखे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, पर फिर भी चार्ट तो एक बार होता ही कि भाई चार्ट में भी लेवल जरूरी है देखना। मैंने इसमें 66 के आसपास दिया था, 66 था, सॉरी IFL है, IFL दिया था मैंने 103 से, है ना। ये देखिए ये लेवल था हमारा IFL का, यहाँ कहीं पे ये हमारा ब्रेकआउट का लेवल था, यहाँ से ये 105 के आसपास में, ये इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, थोड़ा टाइम पास हुआ, यहाँ से फिर अब 1 वे मूव मिला। 1 वीक टाइम फ्रेम में आपको और अच्छे सब ज़्यादा साफ साफ दिखेंगे सब चार्ट। और ये अपना IRFC है, इसको भी देखिए आप 1 वीक में और आपको साफ दिखेगा सब। हमने इसमें लिया था, नहीं 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 भाई, मैं बोल रहा हूँ नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, वीक में सिर्फ देखना है। देखो जैसे यहाँ पे देखोगे आप, एक बार यहाँ गया, टाइम पास यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, फिर दोबारा गया, फिर रेजिस्टेंस आया, आप हम देखो 2 बार अगर वो रेजिस्टेंस फेस कर लिया ना, तो आपको बस आप तैयार रहना है सिर्फ कि भाई ये अगर ब्रेक हुआ, हो सकता है मैंने इस टाइम पे मेरा नजर जाए नहीं चार्ट पे, 37 रुपए का मैं चार्ट ही नहीं देखा था, अदरवाइज मैं तो यहीं पे बैठ जाता शेयर लेके। बट हाँ एक बार मुझे अच्छे से याद है, हमारे अरुण सर, अरुण झोल नाम है एक सर का, उन्होंने 45 के आसपास शेयर एक लिया था, यही वाला शेयर लिया था, तब से मेरी नज़र इसके ऊपर गई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा सर ये मैंने शेयर लिया हुआ है, बताएंगे चार्ट देखे क्या इसमें कैसा एंट्री बन रही है कि नहीं बन रही है। तो मैंने बोला ठीक है सर देखता हूँ मैं, फिर जब मैं चार्ट देखा तो मैं बोला भाई ये तो मतलब कहाँ से मेरी नज़र से बचा हुआ था अभी तक, और ये 45 के आसपास था उस टाइम में। तो ये कैंडल निकल चुकी थी, ये कैंडल क्लोज हो जाए एक बार, उसके बाद हम लोग कहीं पे एंट्री करेंगे। तो फिर ये कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल में तो ज़्यादा मूवमेंट दिखा नहीं, यहाँ कहीं से हमने 55-57 के ऊपर से मैंने देना शुरू किया था इस शेयर को। बाकी उन्होंने मुझे बताया था इसके आसपास में कि सर यहाँ पे एक लेवल शेयर मैंने लिया हुआ है, चार्ट देखो इसका एक बार। तो मैंने देखा उनका, तो मैं बोला ये बहुत बढ़िया चार्ट है इसमें, और IRFC कंपनी भी है रेलवे वाली, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो और न्यूज रेलवे की आने लगी थी, मोदी जी की कहीं नई ट्रेन चालू कर रहे हैं यहाँ से, तो वहां से ही मेरा मूड बन गया था। और मैंने भी ये शेयर होल्ड किया था 40-45 के आसपास से, 90 तक मैंने होल्ड किया, फिर मैंने सेल किया था। तो ये शेयर हमारा था IRFC का। ब्रेकआउट देखिए सर, आप खुद सोचिए, आपको कहीं से यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे आपको पैटर्न भी दिखेगा, यहाँ पर पैटर्न कौन सा दिख रहा है सर आपको यहाँ पे, तो समझ में आ रहा है पैटर्न क्या। हाँ अब देखिए इजिली दिख रहा है आपको यहाँ पे, कुछ मतलब ऐसा है ही नहीं कि भाई कि ना दिख रहा हो, अगर आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत भी तो आपको आराम से फाइंड आउट हो जाएगा इसमें। और देखिए बोला ना कपर हैंडल पैटर्न बहुत पावरफुल होता है, हेड एंड शोल्डर हो गया, कपर हैंडल हो गया, बहुत पावरफुल होते हैं पैटर्न ये वाले, और खासकर शेयर में। अब देखिए कभी ये वापस मुड़ा ही नहीं उस साइड में, उसकी तरफ देखा ही नहीं उसने, तो यहाँ से मूव जो मिला है, जो इन्वेस्टमेंट किए होंगे होल्डिंग के लिए भी ना, तो बहुत बेहतरीन रिटर्न मिला होगा उसको। 37 का शेयर देखो कहाँ 190 तक गया है। तो 1 वीक में आप देखिए, बट एंट्री करिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, है ना। नहीं नहीं देखिए जैसे मान लीजिए
ऐसा नहीं, देखिए क्या है सर ना कि ये शेयर है ना? अगर शेयर मान लो गिर भी गया थोड़ा-सा, तो पता है आपको भी भाई आज नहीं कल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे मान लो जैसे मैं 37 बन रहा था एंट्री, मैं वेट किया भाई चलो तो ठीक है ये 40 निकल जाएगा और क्या होगा इससे ज़्यादा। आज का डे क्लोज़ हो जाए और अगला दिन अगर इसके ऊपर निकलता है तो मैं एंट्री कर लूँगा। हो सकता है एक आधी फिर से खुल जाए अपर सर्किट में या उसके आस-पास खुलता है तो वहाँ कहीं पे एंट्री कर लो। अगर वो नीचे आ भी गया तो ठीक है ना, अपने को वेट करना भाई कि जो हमारा रेंज का ब्रेकआउट लेवल था उसको उसके नीचे आज देर तक होल्ड ना करिए। इसके ऊपर रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नीचे गया भी तो देखो भाई होल्ड ना करे। याद होगा आपको, जैसे मैंने निफ्टी का चार्ट देखा था तो मैंने आपको बताया था, सबको अभी लाइव क्लास में बोला था मैंने कि जो हमारा निफ्टी का चार्ट है उसमें ब्रेकआउट ब्रेक डाउन तो दिख रहा है साफ साफ हमको कि भाई ब्रेक डाउन हो गया है ना? याद है आपको? ब्रेक डाउन के बारे में मैंने बताया था कि ब्रेक डाउन दिख रहा है इसमें। तो अगर ये इसके नीचे होल्ड करता है तो वापस से हमको क्या होगा, एक डाउन साइड का मूव मिलेगा। लेकिन अगर इसने, क्योंकि ये जो गिरावट आई थी कारण क्या था, कारण था जो फॉरेन में लड़ाई चल रही है, लोग लड़ भिड़ रहे हैं फॉरेन वाले, तो उसके कारण क्या था, मार्केट डाउन आया था। तो मैंने बताया था कि यार देखो इसका लेवल तो ब्रेकआउट हो गया, कैंडल जो हमारी ये थी जो हमारा ट्रेंड लाइन था, इसका जो हमारा कैंडल का वो था, ब्रेकआउट था, ब्रेक डाउन था, वो तो हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे ओपन यहीं पे हुआ, ओपन यहाँ से हुआ, सॉरी ओपन यहाँ पे हुआ तो ब्रेक डाउन ओपन ही हुआ सीधा इसने तो। बट ये टिका क्या नीचे में, नहीं टिका, ये तुरंत नीचे चालू हुआ है, ओपन हुआ है, बट वापस से सीधा ऊपर भागा है। मतलब कहीं से कहीं हमको दिखा ही नहीं भाई कि हमारे कंपनी में कमजोरी कोई है। वो कमजोरी किसमें थी, सिर्फ वो कमजोरी थी सिर्फ हमारे जो ग्लोबल क्लूज थे उसके कारण कमजोरी थी। तो जैसे ही उसने ओपन हुआ उसके वापस से ऊपर निकल गया। मैंने बोला भी था अगर ये इसके ऊपर निकल गया जो हमारा लेवल था ट्रेंड लाइन का तो ये फिर और अच्छा खासा मूव देगा। और हालांकि मुझे उस टाइम एक्सपेक्टेड नहीं, क्योंकि हम लोग 12 बजे के आसपास लाइव किए थे, आपको याद होगा। 12 बजे, 12 बजे के आसपास हमने लाइव किया था और 12 बजे के बाद ही इसका मूव मिला था हमें। जो हम लोग लाइव किए थे, एक हम लोग कॉल भी लिए रखे थे, याद होगा आप लोगों को। तो वो कॉल में भी काफी अच्छा मूव मिला था, हमने करीब करीब 12 बजे यानी कि यहाँ पे हमने किया था लाइव, याद है। और मैंने बोला था ये जो लेवल है हमारा, और हमारी जो ट्रेंड लाइन आ रही थी उसका लो भी यहीं पे आ रहा था, एग्जैक्टली यहीं पे आ रहा था, ट्रेंड लाइन जो हमने खींची थी अभी, है ना? तो उसका लो भी यहाँ पे आ रहा था और बोला भाई ये लेवल अगर होल्ड कर जाता है ऊपर में, इसलिए काफी अच्छा बड़ा मूव मिलेगा। ये लेवल था हमारा 960 का, 21,960 का। वहां से जैसे इसने ब्रेक किया और देखिए 150 पॉइंट, लगभग लगभग 180 पॉइंट, 160 से 220 पॉइंट, सॉरी 220 पॉइंट का मुझे सीधा मूव मिल गया था। तो बात वही थी कि भाई जो हमारा जो गिरावट थी वो हमारे कारण थी क्या, नहीं, वो गिरावट थी सिर्फ किसके कारण, जो ग्लोबल क्यू थे उसके कारण। और उस ग्लोबल क्यू के हमको मतलब नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग अगर वीक हो रहे हैं किसी कारण से भी लड़ रहे हैं तो हमको कितना असर पड़ेगा उसका हमारे ऊपर, कोई खास असर पड़ेगा नहीं। और उस कारण से क्या हुआ था, हमारा गिरे तो हम लोग, ओपनिंग जो थी हमारी वो निगेटिव हुई, बट फिर हम लोग संभल गए और उसके बाद अच्छा खासा अपसाइड में मूव दे दिए। तो लगभग लगभग ये हमारा जो लेवल था यहाँ के आसपास का था ये वाला, इस पर अच्छा मूव लिया था। हमने लाइव में सी कॉल भी ली थी उसमें, एक साथ अपने को मूव मिला नहीं था, हमने शायद 151 से लिया था, याद होगा आप लोगों को। 151 से 161 तक गई थी मूव। उस समय मैंने बोला था अगर 163 का लेवल क्रॉस करता है ये सी तो अच्छा खासा मूव देगा। फिर वो तो बाद में तो 250-60 तक गया था वो सी, बट हमारा तो टारगेट सारा 190 तक का था लगभग लगभग, तो सब कुछ हो गया था। ये हमने लाइव में ट्रेड लिया था जब हम लाइव क्लास की थी। ठीक है, और कुछ डाउट पूछ लीजिए हो तो। रविंद्र सर हो गए डाउट सॉल्व? सर एक बात बताऊं आपको मैं, परफेक्ट एग्जिट कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको हर बार कहीं ना कहीं पे अफसोस रहेगा कि भाई अगर मैंने इसको यहाँ पे सेल किया होता तो बढ़िया होता, है ना? तो परफेक्ट एग्जिट नहीं कर सकते हैं, कोई शेयर कितना जगह आप नहीं पता, आपको सिर्फ अपने टारगेट देखना है, सिंपल सी बात है। और टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, बताइए आपको। कैंडल बेस पे करते हैं अगर, तो सिंपली 1:2:3 का टारगेट रखना है। जैसे हम लोग वो उस दिन परसों जो शेयर लिए थे 151 से, प्रीमियम था जिसका निफ्टी का, तो 151 से हमारा 190 टारगेट था, है ना? अब वो तो गया 250 तक का, तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमने दूसरा कॉल में एंट्री कर ली। अगर लगता है कि हमने इसमें कम प्रॉफिट बुक किया, मूव अभी और बाकी है, तो नए में एंट्री करिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉल ले लिया तो आपको उसमें ही लास्ट तक, जहां से वो बोलते हैं ना बॉटम फिशिंग टॉप फिशिंग, कि आपने एकदम लो में बाय कर लिया है और एकदम हाई में ही बेचेंगे, ये गलतफहमी में है हर किसी की। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कर सकता कि परफेक्ट टारगेट पे ही सेल करे। हाँ, आपको अपना टारगेट देखना है कि भाई मैंने जो रिस्क लिया था, एसएल जो मेरा था
क्या मुझे एसएल से डबल मिल रहा है क्या, इक्वल टू एसएल मिल रहा है क्या, अगर 1:1 भी मिल रहा है तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1:2:1 मिल रहा है तो और बढ़िया है, 3:1 मिल रहा है तो सुपर है मेरे लिए। अब वो 10 गुना हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, अपन को पता नहीं भाई कितना जा सकता है ना वो। तो परफेक्ट एग्जिट नॉट पॉसिबल, बट ये है कि हाँ आप अपने जितना रिस्क ले रहे हैं उसका डबल मिल जाए, ट्रिपल मिल जाए तो सुपर अपने लिए, है ना। और शेयर के केस में सर बोलूँ मैं, अगर ना जब तक ये भाग रहा है, जब तक ये भाग रहा है और अगर रेंज बना लिया, जैसे ये बताऊं मैं, एक रेंज बन गई यहाँ तक भागा ये, कितना ये हुडको है, ये भागा 225 तक का, फिर गिरा तो कहाँ, ये वीकली चार्ट है ना, तो गिरा तो कहाँ तक गिरा, हमारा जो पिछला स्विंग लो था, अगर आपको देखना ही है कि मुझे कहाँ पे निकलूं मैं ना, तो आप स्विंग लो को लिया करिए। मतलब जैसे मान लो अगर ये वीकली टाइम फ्रेम है तो आप वन वन डे टाइम फ्रेम में देखें एक बार, है ना। अब जैसे मान लीजिए ये मेरा, हर बार बताया मैंने कि जैसे यहाँ पे स्विंग लो जो था, पहला स्विंग लो ये बना, फिर हाई ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये हमारा ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे था, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर। तो जब तक मेरे स्विंग लो, ये हमारा फर्स्ट लो था, इसको जब तक ब्रेक करके नहीं आता था तो मैं ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानूंगा शेयर में खासकर, है ना। ऑप्शन में तो प्रीमियम डीके भी होता है तो उसको भी देखना पड़ता है, तो वहां पे तो टारगेट एसएल ट्रेल करो और प्रॉफिट बुक करो, वही सिस्टम बेस्ट है। बट शेयर में ऐसा कुछ नहीं है प्रीमियम डीके वाला सिस्टम। तो आप वेट कर सकते हैं इसके रेंज के, ये हमारा जो लो है, स्विंग लो है, इसको ब्रेक करें। अगर ये इसको ब्रेक कर गया तो मतलब मान लो आप ट्रेंड बुक वो हो गया है, आप कुछ प्रॉफिट तो ये पहले यहाँ बुक कर लो, बाकी के लिए स्विंग लो को ब्रेक करो। अगर ये भागता जा रहा है तो हर बार इसके जो हमारा पहला एसएल, अगर मान लो मैं यहाँ से लेता तो मेरा पहले एसएल क्या होता, ये वाला लो, ठीक है। अब जैसे यहाँ से ये भागा यहाँ तक का, मैं वेट करूंगा। अगर मैं टारगेट मान लो इतनी पॉइंट का होता लगभग इस रेंज के लो का, जैसे लो है 96 का, हाई है 18, लगभग लगभग 20 पॉइंट, है ना। तो अगर मेरा टारगेट होता 20 पॉइंट का तो 118 1136 वही मतलब 120 पॉइंट लगभग लगभग। तो 20 पॉइंट जैसे होता पहले मैं कुछ प्रॉफिट बुक करता यहाँ पे, और बचे हुए क्या करता मैं यहाँ पे लगाता एसएल स्विंग लो का, 50% की लगाता मैं एसएल स्विंग लो का। अगर ये इसको लो के तोड़ता तो मैं एसएल बुक कर लेता, अगर नहीं तोड़ता ऊपर ही रहता है तो वेट करेंगे और क्या। ऊपर गया, हाई ब्रेक किया, फिर ब्रेक कर दिया, अब मैं जो एसएल में जो यहाँ पे था मैं उसको यहाँ पे शिफ्ट कर लूंगा इसके लो का, जो स्विंग लो है। एक मिनट, तो जो मेरा स्विंग लो है मैं यहाँ पे लगा दूंगा एसएल। अब यहाँ से ब्रेकआउट हो गया ना, तो मुझे क्या करना है, वेट करना है कि यार ये यहाँ से निकल गया, यहाँ तक का मूव मिल गया, बहुत बढ़िया। मैं कोशिश करूंगा कि भाई मैं कुछ प्रॉफिट 25% और यहाँ बुक कर लूँ, अब बचेगा सिर्फ 25%। अब मैं एसएल होल्ड करूँ यहाँ पे, या फिर इसका जो लो बना, इसका लो क्या बना, ये वाला, तो मैं इसको स्विंग हाई मान लूंगा, चलो ये हमारा स्विंग लो हो गया है, ठीक है। तो मैं ऐसा शिफ्ट करूंगा अपना यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ से वापस ये ब्रेकआउट दिया ना 25% का, ये हमारा मूव और मिल गया, यहाँ से मूव मिला यहाँ तक का, वन वे 2 दिन के अंदर मिल गया। तो डे 1 ये, डे 2 ये, हाई बन गया 225 का। आप देखिए अब मेरा एसएल कहाँ पे होगा, या तो मैं यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ, या फिर मुझे लगता है नहीं मुझे नहीं बुक करना है, मुझे रुकना है अभी और, तो मेरा एसएल होगा ये जो हमारा स्विंग लो है पिछला वाला, ये है, तो मुझे यहाँ तक रुकना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से अगर ये यहाँ तक आता है तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा 25% पे, बट मैं प्रॉफिट पार्शली बुक करूंगा। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो पार्शली बुक करूंगा ही करूंगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ होल्ड की, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंपनी अच्छी है, भूल जाओ, गिरने पड़ने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल फिर भागेगी। बीएससी के शेयर में अगर सर बोलूँ ना तो ये करीब करीब देखिए, एक बार अगर आप देखेंगे बीएससी के शेयर को कैसे कैसे ये भागा, एक बार देखते हैं ना इसका शेयर। ये देखिए, ये यहाँ से तो नॉन स्टॉप भागा है ना, नॉन स्टॉप भागा कहाँ तक का, 2500 तक का। 2500 से गिरने के बाद ये एक बार आया है 1900, 600 पॉइंट लगभग लो गिरा, 550 पॉइंट गिरा, वापस से ऊपर गया 2600 तक का, फिर वापस से गिरा कहाँ तक का, 1900, लगभग लगभग 650 पॉइंट, 600 पॉइंट 2 बार गिरा ये। तो अगर अपन सिर्फ स्विंग के सोचते हैं तो हम लोग यहीं पे निकल जाएंगे, पर अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहा हूँ कि मुझे लॉन्ग टर्म होल्ड करना है इसको 5-6 साल 10 साल, तो फिर तो मुझे मतलब नहीं है 500 पॉइंट 1000 पॉइंट गिरे तो भी मुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी अच्छी है यार। स्टॉक एक्सचेंज है वो, उससे मतलब उसका क्या ही कोई कर लेगा, है ना। तो स्टॉक एक्सचेंज पे डर तो है ही नहीं हमको कि भाई ये कंपनी बंद हो जाएगी। बीएससी एनएससी 2 स्टॉक एक्सचेंज है जो 50 सालों चल रहे हैं, तो डरने की कोई बात है ही नहीं उसमें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे शेयर में करिए।
जिसका पता है कि ऑलमोस्ट ना के बराबर चांसेस है बंद होने के, और इंडिया की जिसमें मोनोपोली है इंडिया में, तो इसमें नहीं कर सकते तो फिर क्या ही करेंगे इन्वेस्टमेंट में। तो इसमें बिंदास होकर होल्ड करके इन्वेस्टमेंट करिए इसको। वो थोड़ा बहुत गिरने दो, जैसे स्विंग अगर गिरता भी है ना, तो आपको समझना भाई ये मेरे प्रॉफिट बुक करना टाइम नहीं है, ये मेरा टाइम है कि मैं इसमें और शेयर अगर नहीं ले पाया हूँ ना, तो मैं जैसे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मुझे शेयर बाय करने का टाइम, ना कि सेल करने का टाइम है यहाँ पे, समझ रहे हैं? तो इसमें और शेयर ऐड करने का टाइम होता है अच्छे कंपनी के, जब गिरते हैं ना, जैसे रिलायंस है, अगर वो किसी छोटी सी मोटी न्यूज आई, उस कारण वो गिर गया किसी भी कारण से, तो क्या उसको सेल कर देंगे? नहीं, ऑब्वियसली उसमें और बाय करने का टाइम है वो तो। टाटा का शेयर कभी गिरता किसी कारण से और सेल करेंगे उसको? नहीं, और ऐड करेंगे उसमें तो वैसे ही हमारा बीएससी है, मोनोपोली है बीएससी एनएससी की, और कौन कर सकता है शेयर ट्रेडिंग इन दोनों के अलावा? कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर अच्छे शेयर हैं, तो अगर नीचे आते हैं डाउन में, तो हमको उसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी बल्कि और ऐड करना। अगर होल्डिंग के लिए ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टॉप में प्रॉफिट बुकिंग करिए, थोड़ा गिरावट आती है तो फिर इसको सेल करिए, और क्या, और फिर कहीं मौका मिलता है नया एंट्री करिए। ठीक है। अर्चना मैम, कुछ पूछना है आपको? ओके, विनय शुक्ला सर। अरे, तो चले गए। मनीष सर, कुछ पूछना है आपको? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।